स्वागत है आप सबका चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के चैनल में। और हमारे साथ फिर से जुड़े हैं मुकेश सर। मुकेश सर, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद समित सर। वेलकम वेलकम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनडीए 2022 का जो पेपर था वो हो चुका है, अभी अभी होके हटा है 4 सितंबर को। हमने ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स के आंसर कीज रिलीज भी कर दिए हैं और डिस्कस भी कर लिए सारे क्वेश्चंस। आज हम आपके पास लेके आए हैं साइंस सेक्शन के क्वेश्चंस जो जीएटी में आते हैं। तो मैं समित पाल सिंह और हमारे प्रिय मुकेश सर आपके साथ आज डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। सेक्शन है आज का साइंस। और सबसे पहले बात एक और भी बता दें आपको कि जो हम सेट डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया का वो है सेट ए। किसी का बी या सी या डी सेट हो, घबराए मत, क्योंकि क्वेश्चन सारे सेट्स में सेम ही थे, है ना मुकेश सर? बिल्कुल बिल्कुल समित सर, सबको पता ही है कि क्वेश्चन सिर्फ आगे पीछे होते हैं समित पाल सर। आई थिंक द क्वेश्चन सिर्फ जंबल थे, तो क्वेश्चंस आप देख लेना, हम उसके आंसर भी आपको समझा देंगे। और जो हमें फीडबैक मिल रहा है कि पेपर ठीक ठाक था। बहुत अच्छा हुआ समित पाल सर, जैसे हमने बात की थी, अगर याद हो तैयारी की, जीत की तैयारी का जो वीडियो हमने बनाया अरे था, वहाँ याद आ गया मेरे तो को। उसमें हमारे कैडेट्स ने तो पूरा ही ऑलमोस्ट साइंस सेक्शन तो 4 डाला है पूरा। तो हमारे बच्चों ने साइंस सेक्शन कर दिया, बहुत अच्छा फीडबैक आया हमारे पास। आशा करते हैं कि आप सबने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आई थिंक हम जो साइंस सेक्शन देखते हैं सेट ए का, तो मुकेश सर आई थिंक हम क्वेश्चन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 61। आई थिंक आप ये ले लीजिए। पेज 15 पे आइएगा कैडेट्स। अगर आपके पास ऑफलाइन कॉपी है तो पेज नंबर 15 है। आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट से, अभी आ चुका है वहां पे। आई थिंक वी आर वेरी नियर। तो पेज नंबर 15, क्योंकि आप इंग्लिश में अगर देख रहे हैं तो ऑब्वियसली दैट इज पेज नंबर 15 कैडेट्स। तो ये आप देख रहे होंगे कि हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो सब हिंदी में पेज नंबर 14 है समित पाल सर, और वही हमारा पेज नंबर 15 से सेक्शन शुरू हुआ है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो थैंक यू मुकेश सर। तो बच्चों आप देख सकते हो कि जो 61 क्वेश्चन है ये आई थिंक फिजिक्स से रिलेटेड है। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं ये पूछा गया है। 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट, और फिर आवर में होते हैं 60 मिनट। 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएगा। मैं फटाफट थोड़ा सा आपको बच्चों लिख के दिखा दूं। ओके, 1 किलोवाट आवर में 1 किलोवाट आवर में कितने हो जाएंगे हमारे पास? 1000 वाट्स। 1000 वाट्स हर वाट में, ये तो हो गए वाट्स। 1 घंटे में कितने मिनट? 60। और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स? 60। तो आप देखो आंसर आएगा 6 इंटू 6 36। जीरोस गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। बट क्योंकि डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो क्लियरली आंसर हमको दिख रहा है, कौन सा आ रहा है? चॉइस ए। और हम तो हैरान हो रहे थे कि जो हमने सारे क्वेश्चंस कराए हुए थे बुकलेट में हम जो देते हैं वो सब आए हुए हैं यहाँ पे। समित पाल सर, इससे तो मुझे एक और चीज याद आ रही है किलोवाट आवर से। मेरे खुद जो गुरुजन थे उन्होंने पढ़ाया था किलोवाट आवर में ही तो हमारे घर का बिल आता है। ये वही यूनिट है जो आप बिल पे करते हो, पर यूनिट पर यूनिट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस रिमूव दिस। चलो जी। Which one of the following statements regarding a current carrying solenoid is true? Oh, sorry, is not correct. Not correct. देखो बहुत ध्यान से पढ़ना था कि not correct. तो अगर आप ये सारी स्टेटमेंट्स पढ़ोगे, हैव अ लुक एट द चॉइस डी। चॉइस डी में कह रहा है सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इनसाइड द सोलेनॉइड देन मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स द सेम। मैग्नेटिक फील्ड सेम तो नहीं रहेगी मुकेश सर। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ऑब्वियसली अगर कोई चेंज आ रहा है तो सेम कैसे रहेगी। क्या जवाब दिया इन्होंने। मतलब साइंस का सेक्शन चलो फिजिक्स वाला तो करेगा ही, बट अगर आप अपना दिमाग लगाएं तो लॉजिकल से भी आंसर आप दे सकते हैं। वो कह रहा है उसमें मैग्नेट में वो सॉफ्ट आयरन बार डाल रहे हो, क्या मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी? तो सर ने इतना बेहतरीन आंसर दिया, इतना चेंज कर रहे हो तो चेंज ही होएगी। तो क्लियरली हमको बताना था कि चॉइस गलत कौन सी है, तो डी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। चलो बहुत बढ़िया जी। आई होप यू आर फॉलोइंग इट। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं केमिस्ट्री और बायो उनके आंसर्स भी लेके आ रहे हैं। फिलहाल हमने फिजिक्स वाला सेक्शन उठाया हुआ है। चलिए, सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An object is made of 2 equal parts by volume. One part has a density rho naught and other part has density 2 rho naught. What is the average density of the object? मैं चाहूंगा कि मुकेश सर आप इसके बारे में बताएं बच्चों को।
एक्चुअली समितपाल सर, ये आई थिंक सभी स्टूडेंट्स कैडेट्स को पता ही है, हमारी यूथ ब्रिगेड को भी पता है कि जो एवरेज डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जगह ही सर ने भी करवाया हुआ था और मैंने भी करवाया हुआ था। बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन तो बच्चों ने फाड़ डाला पूरा अच्छे से समितपाल सर, क्योंकि उन्हें सारा आता था, उनको सब पता था इसके बारे में। इज रिमेंबर, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। दिस वन। तो इसमें जैसे अगर एवरेज डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं तो हम सबको ही पता है एवरेज डेंसिटी। अब यहाँ पे क्या गिवन है आपको, साफ उसने मेंशन किया हुआ है कि 2 इक्वल पार्ट्स हैं, तो देयर आर 2 इक्वल पार्ट्स। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपको पता लग गया अभी एवरेज डेंसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग। हम कहते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही है समितपाल सर। बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे टेक्निकली देखेंगे तो एवरेज डेंसिटी है क्या, इट इज टेक्निकली टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम, सॉरी, टोटल वॉल्यूम, बिल्कुल। तो हम जहां तक पढ़ पा रहे हैं उसमें साफ उसने कहा था कि एक पार्ट की डेंसिटी रो नॉट है और एक पार्ट की डेंसिटी है 2 रो नॉट। तो डेंसिटी तो उसने दे दी हमें, और वॉल्यूम उसने साफ कहा कि ऑब्वियसली वहां पे 2 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है वॉल्यूम को। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे उसको v/2 मान लें, बिल्कुल, चाहे आप v मान लें, जैसा आपको बढ़िया लगे। तो सिंपल सी बात होगी, पहले का केस के लिए आपके पास क्या हो गया, वॉल्यूम अगर मैं v मान रहा हूं, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी v इंटू रो नॉट। आई थिंक सबको ध्यान है इस फॉर्मूले के बारे में समितपाल सर। और दूसरा जो पार्ट आ रहा है उसमें हमारे पास फिर वॉल्यूम जो है हम तो इक्वल मान रहे हैं, तो हम तो v लिख रहे हैं, और डेंसिटी हमारे पास क्या है, दैट इज 2 रो नॉट। ये हो गया टोटल मास, ये हो गया टोटल मास। और टोटल वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम क्या एज्यूम की थी, हमने सिंप्लिसिटी के लिए v मान लिया था, दोनों को कैलकुलेशन आसान रहेगी हमारी। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं टेक्निकली क्या हो गया, नीचे आ गया 2v, तो आपका v वहां से कट जाएगा अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सब कैडेट्स, नीचे सिर्फ 2 बचेगा, और ऊपर क्या बच रहा है देखो ध्यान से, 2 रो नॉट प्लस रो नॉट। तो आई थिंक दैट इज जस्ट 3 रो नॉट डिवाइडेड बाय 2, और हमारे पास वो ऑप्शन है, बिल्कुल है। तो आई थिंक बी इसका आंसर था समितपाल सर। बिल्कुल जी, हमारे बच्चों ने भी ये आंसर दिया है। इनफैक्ट हमारे कुछ टॉप स्टूडेंट्स, उनको तो ये क्वेश्चन याद था, सर ये आया था क्वेश्चन, ये हम ऐसे क्वेश्चन हम करवाते रहते हैं क्लास में। बिल्कुल समितपाल सर, तभी हम हमारी यूथ ब्रिगेड को हमने कहा था कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये पेपर कठिन है, इसका मतलब उनकी तैयारी पूरी अच्छे से नहीं हुई थी। बहुत बहुत जरूरी है। तो वो डेफिनेटली, हम हमेशा कहते हैं, हमारे नंबर्स नीचे चल रहे हैं स्क्रॉल पे, सारे हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर रख रहे हैं। आपको बेटा किसी भी अगर चीज की सहायता चाहिए किसी कंपोनेंट में, तो आइए और हमारे साथ जुड़ जाइए, बिकॉज 2023 में 101% हम लोगों ने बेसिकली जाना ही जाना है अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए। जरूर। 2023 का जो पेपर है वो अप्रैल में आसपास होगा। मार्च में मत सोचिएगा तैयारी करने की, तैयारी अभी से शुरू रखिए। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक लेट्स गो टू दी 64। ये भी फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉमन सा ही बन जाता है। प्रेशर कुकर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मुकेश सर बताएंगे। खाना तो हम हर रोज बनाते हैं घर पे। टेक्निकली आई थिंक प्रेशर कुकर हम सबको ही पता है कि ऑब्वियसली क्या होता है, मेरे मदर अगर उसमें कोई भी चीज अगर फिल करके उसको क्लोज कर देते हैं तो ऑब्वियसली क्या होता है, उसमें एक स्टीम जनरेट होती है। उस स्टीम के कारण ऑब्वियसली खाना हम कहते हैं भाई बहुत जल्दी और बड़े स्वादिष्ट बन जाता है। तो आई थिंक ये भी एक कॉमन ही टॉपिक है। समितपाल सर ने बिल्कुल ठीक कहा, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में बार बार आ रहा है, हर अल्टरनेट पेपर में आ रहा है। हमने लास्ट के वीडियोस में बताया हुआ है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट अब भी होते हैं यहाँ, बहुत बार। तो पैटर्न है। तो इसमें आप बड़े अच्छे से बेसिकली देख सकते हैं। अभी आई थिंक मेरे को तो समितपाल सर जो लग रहा है, मुझे लग रहा है दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आपका क्या कहना है सर? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ऐसी प्रेशर कुकर मतलब प्रेशर डालना, और प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। वो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। बस इसका मतलब जल्दी चीज पक जाएगी, जल्दी चीज पक जाएगी। मतलब आप खाने को 200 डिग्री पे पका दोगे, जल्दी पक जाएगा। तो इतनी सी बात थी बस मेरे प्यारे बच्चों। और अगर किसी ने प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से करे थे और हमारे साथ जुड़े रहे हो तो फिर तो ये क्वेश्चन हलवा था आपके लिए। कुकर में हलवा बनता है? मुझे नहीं पता समितपाल सर, मैं किचन के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है कुकर के साथ। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। आप रेस कर दीजिए। Which one of the following wavelengths correspond to the wavelength of X-ray? X-ray की wavelength क्या है? हम तो बच्चों को बार बार बोलते रहते थे, पता नहीं एनडीए वालों को एक्सरे से क्या प्यार है, पता नहीं, हर बार क्वेश्चन पूछते हैं एक्सरे से। डिस्कवरी तो, वेवलेंथ, हाँ, ये तो तो बार बार आया में। और अगर किसी को याद हो, आई थिंक ये स्पेक्ट्रम है हमारा, उसका गामा रेस के बाद ही आता है एक्सरे। ये एक्चुअली समितपाल सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा हुआ है +1 में, जो साइंस स्टूडेंट है उन्होंने उन्होंने तो +1 में ही पढ़ रखा है। और आपके फिजिक्स में भी ये हमेशा आता है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबको जान पता ही है, +2 में चैप्टर है पूरा, यूनिट है कंप्लीट। तो आई थिंक मेरे को तो देखो जो याद आ रहा है वो याद आ रहा है एंगस्ट्रॉम।
मुझे तो बस एक ही शब्द मुझे याद रहता आ है। रहा है नैनोमीटर। आपको नैनोमीटर याद आ रहा है तो ऑब्वियसली फिर इसका मतलब हमें सोचना पड़ेगा भाई। अब यूनिट क्या थे एंगस्ट्रॉम के? अगर मैं गलत नहीं हूँ समित पाल सर, तो एंगस्ट्रॉम जहां तक ध्यान है इट वाज 10⁻⁻10 मीटर। बिल्कुल। और नैनोमीटर अगर लिखे जैसे समित पाल सर ने कहा, तो नैनोमीटर आ रहा है हमारे पास 10⁻⁹ 10⁻⁻⁹ तो यानी कि चॉइस तो पर मुकेश सर नैनोमीटर में दे रखी है। हाँ, तो इसका मतलब ऑब्वियसली हम लोग को क्या आना चाहिए? कन्वर्जन। कन्वर्जन और कन्वर्जन का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप अगर इस -10 को ही 2 हिस्सों में बांट लो, तो फिर तो बहुत ही अच्छी तरह से आप बता पाओगे इसको। वो जो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होता है ना, मेरे ख्याल से बिल्कुल, 10 से बिल्कुल। मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो, तो ये आ गया 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू यू कैन से 0.1 नैनोमीटर। बिल्कुल, आई थिंक परफेक्टली पता लग रहा है कि 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम। 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम। हाँ, 1 नैनोमीटर में 10 तो आई एंगस्ट्रॉम। थिंक बच्चों इसका आंसर हो गया डी। कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुआ था कि सी या डी होगा, बट बेटा देख लो सी है 100 नैनोमीटर, काफी ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा हो गया, फर्क पड़ गया। क्योंकि आपको पता ही है, हम तो हमेशा कहते हैं मैट्रिक सिस्टम 10 का ही फर्क डालता है। ट्रू ट्रू। तो 10 का तो फर्क बहुत बड़ा हो गया भाई यहाँ पे। आंसरों में तो 1000 का फर्क हो गया ये। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बेटा इसका आंसर था डी। 90% बच्चों ने कर दिया ये आंसर, ये तो देख के कर दिया तुम्हारे बच्चों ने। फिर भी आपको समझाने के लिए हमने पूरी डिस्कशन कर ली है। आओ जी आगे बढ़ते हैं, लेट्स क्लियर ऑल दिस। बल्लभ की बात आ गई सर। सॉरी सॉरी सॉरी। मैं करता हूँ सर, मैं करता हूँ। आपको शायद आई थिंक ऑपोजिट पड़ रहा है, मुझे लग रहा है जैसे बच्चों को भी जिनको क्वेश्चन नहीं आते होंगे उनको बड़ी तकलीफ आ रही होंगी चलो पेपरों मैं में। इधर आया तो अब आप इधर आ जाइए। आइए सर। ये आ गया पूरा प्योर फिजिक्स का क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट ड्रॉन इज 600 मिली एम्पियर। वोल्टेज दे दिया, करंट दे दिया, पावर पूछ रहा है वो। पावर पावर एक बात बेटा ध्यान से देखो, वोल्टेज गिवन है और करंट गिवन है, तो पावर क्या होती है? पावर होती है, लगता है इसको भी थोड़ी पावर। एक्चुअली मुझे जो याद आ रहा है ना समित पाल सर, मुझे पावर के लिए एक ही चीज याद आती है। हाँ बच्चों जी। को फॉर्मूला याद करने के लिए बड़ा आसान रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। हम हमेशा जिंदगी में ऐसे कहते हैं विक्ट्री। तो मुझे ना विक्ट्री याद रहता है पावर इज इक्वल टू वी आई। कि पावर है तो विक्ट्री मिलेगी मिलेगी। पावर इज वोल्टेज इनटू करंट। पावर वोल्टेज कितना दिया हुआ है उसने? 220। करंट दिया हुआ है कितना? 600 मिली एम्पियर्स। बस एक ट्रिक था मेरे ख्याल से, यूनिट्स का इसमें था। बिल्कुल। ऐसा यूनिट्स में आंसर पूछे हुए हैं बेटा, वॉट वॉट में पूछा हुआ है, तो आपको बनाना पड़ेगा मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करोगे? 1000 से। 0 से गया 2 0 काट दो, 1 0 यहाँ से काट दो। आंसर देखिए 6 2 12, 1 6 2 12, 132। जैसे ही 132 दिखा, टिक द आंसर ए। और मुझे जो आपने समित पाल सर शायद बताया था, इस पे एक और क्वेश्चन भी है शायद आगे। आइडेंटिकल है, पावर का फॉर्मूला पूछा हुआ है उसमें। और आई थिंक आप क्लास में पढ़ाते हो, जब मैंने सुना है कई बार कि आप कहते हो पावर होगी तो आप किसी की भी वाट लगा सकते हो, तो वो तो याद ही रहेगा। मुझे लग रहा है कि पावर की यूनिट क्या है? वाट। पावर के यूनिट होते हैं वॉट्स। आप चॉइसेस देख लो, बस देखो सब 132 सब में है। यूनिट्स का चक्कर था, जिसने कन्वर्ट नहीं किए होंगे यूनिट्स, वो ये डी भी टिक कर सकता है। यूनिट्स कन्वर्ट करने जरूरी थे इसमें। तो आई थिंक सबको क्लियर हो रहा है। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें और भी टॉपिक्स कवर करने हैं। चलो जी, ये हमारे हो गए 66 क्वेश्चन। अब कौन से क्वेश्चन पे जाएंगे सर? अब आ रहा है इसमें समित पाल सर 67 ही है, नेक्स्ट ही है स्टूडेंट्स। आई थिंक 67 नेक्स्ट पेज 17 पे पहुंच जाइए आप जल्दी से। बिल्कुल पहुंच गए सर भी। पिच ऑफ द साउंड इंक्रीजेस। पिच, मुझे को गाना बार बार याद आता है, कोयल सी तेरी बोली। हाँ, उसका कुछ इससे लिंक है क्या समित पाल सर? एक्चुअली पिच का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। हर अच्छा। जानवर की जैसे फ्रीक्वेंसी अलग होती है साउंड की, तो कोयल की आवाज अलग है, कौवे की आवाज अलग है। अच्छा, अब आज देखो मुझे भी कितना आसान लग रहा है ये। तो हमने भी, हमारे बच्चों ने तो इसको जब हमें आके दिखाया ना, सर देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था और आपकी असाइनमेंट में भी था, बहुत सीधा आंसर था। पिच ऑफ द साउंड इंक्रीजेस, तो क्या इंक्रीज हो रहा होगा इसका? फ्रीक्वेंसी। बाकी नॉलेज के लिए बता दूं, इंटेंसिटी, लाउडनेस, ये सब कितना आवाज ऊंची है उसको डिसाइड करते हैं। वेवलेंथ का कंसेप्ट अलग है, लैम्डा होता है, लैम्डा। यहाँ पे पिच की बात हो रही है, तो पिच क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। मेरी आवाज अलग है, सर की आवाज अलग है, उसको बोलते हैं पिच, पिच ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो आपको शायद ये वैसा तो नहीं है समित पाल सर, जैसे कहते हैं कि फीमेल की आवाज जो है वो ज्यादा तीखी होती है, बिल्कुल श्रिल, बिल्कुल, वही है फ्रीक्वेंसी का होता है उसमें। यस यस यस, अच्छा, अच्छा, वही सर, फ्रीक्वेंसी तभी। होती है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये फिजिक्स सेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा खत्म हो रहा है, आगे आएगा दोबारा से। आई थिंक सर ये केमिस्ट्री का लग रहा है मेरे को। केमिस्ट्री का आ गया सर, रिएक्टिविटी सीरीज सर, जो तो बार सर- बार हम बच्चों को बता सर रहे होते आएंगे, हैं। सर आएंगे, सर बताएंगे। अब बच्चों आई थिंक हम लोग को अगर याद हो, हम तो
जहां तक याद है देखो फ्रॉम बेसिक लेवल, क्योंकि समित पाल सर सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है साइंस सेक्शन में ये लगता है कि यूपीएससी इस बात का पूरा ख्याल रखती है कि बच्चे के पास आगे नॉन मेडिकल मेडिकल नहीं भी है, आर्ट्स भी है, तो भी वो बच्चा इस पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। अनबायस नहीं होना चाहिए ना, तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए साइंस का। बिल्कुल। तो आई थिंक जहां तक हम सबको याद होगा कि पोटाशियम हम कहते थे मोस्ट रिएक्टिव है, क्योंकि वो हम तो वर्ड याद रखते हैं बेसिकली केदारनाथ, जो हम सबसे पहले याद करते हैं। तो जब हम केदारनाथ बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली हम कहते हैं भाई रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले आ गया पोटाशियम, फिर आ गया सोडियम। अब वही बात है इसमें, अगर आपने देखा यूथ ब्रिगेड, इसमें पोटाशियम और सोडियम उन्होंने दिया ही नहीं, क्योंकि वो तो आगे का हिस्सा चेक करना चाहते हैं, आपको याद है कि नहीं? ये तो मैं तो खुद सरप्राइज है कि आप पोटेशियम सोडियम समझा रहे हैं, इसमें दिख रहा था मैं है ही नहीं। बिल्कुल। और हम आगे सेंटेंस को क्या बनाते थे, हम बताते केदारनाथ का माली। अब जब हम का बोलते हैं तो कैल्शियम, कैल्शियम भी नहीं है समित पाल सर। सर मुझे तो मैग्नीशियम भी नहीं दिख रहा है अब इसमें। मैग्नीशियम भी नहीं है इसमें, इसका मतलब यहाँ तक तो बात ही नहीं करी उन्होंने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट की जगह मॉडरेट वाले उठा लिए समित पाल सर। ओहो, वो बीच में चले गए इस सीरीज के, क्योंकि क्या होता है आपको भी पता है, स्टूडेंट क्या आता है, टॉप याद कर लेते ये हैं, लास्ट वाले बॉटम बस। याद कर लेते हैं। पर यूपीएससी देखो कितना समझदार है कि उसने बीच का हिस्सा पूछ लिया। तो यहाँ पे जैसे ही हमने कहा इन चारों की बात नहीं कर रही, तो आगे चलते हैं भाई। आगे क्या बोला था, याद करो भाई, फटाफट बोलो। अच्छा बच्चे बता भी रहे हैं सर, और याद भी है सबको। इसके बाद था आलू जरा फीके से पकाता है। ये मैं बता दूं, इनके पढ़ाने का स्टाइल, ये निमोनिक बनाते हैं हर चीज का। जो लंबी कोई सीरीज आ जाए है ना, अल्फाबेट से कोई भी सेंटेंस बना के याद हो जाता है। और आप देख सकते हो, ये आपको हम फ्री में बता रहे हैं ये स्ट्रेटेजी पढ़ने के लिए। अब ये देखिए कितना आसान हो गया समित पाल सर, आलू जरा फीके से पकाता है। तो आपको भी ध्यान होगा कि अल्युमिनियम आ गया, लेकिन अल्युमिनियम भी नहीं है। तो सबसे भगवान। पहला एलिमेंट मिला जिंक, और जिंक देख लिया अगर किसी ने समित पाल सर, ऑप्शन आपके बी और सी गेम से बाहर हो गए। 50-50 हो गया भाई क्वेश्चन, ए और डी बच गया बस। पहुंच गए केबीसी में समित पाल सर फिर से। लड़ दिख रहा है मुझे लास्ट में, और लड़। इसके बाद आप देख रहे हो समित पाल सर, जिंक के बाद आयरन। अब आयरन। देखिए भाई, जिंक के बाद आयरन, आई थिंक एक ही ऑप्शन है बेटा। बिल्कुल तो बिल्कुल। स्ट्रेट अवे आप अगर एलिमिनेशन करें ऑप्शंस की, दिमाग लगाएं समित पाल सर, तो मुझे लग रहा है आप आंसर पे बिल्कुल ही एक्यूरेट पहुंच पाएंगे। ये होता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। बिल्कुल समित पाल सर। तो इससे आई थिंक ए ऑप्शन सबसे बेहतरीन ऑप्शन था, और आप गलत कर ही नहीं सकते। अगर आपको अपना निमोनिक याद है, निमोनिक याद करिएगा बच्चों पक्का, जो हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। आप अपना भी बना सकते हो कोई, ये हमारे सर का है, इनफैक्ट मुझे भी याद हो गया, आलू जरा फीके से पकाता है। चलिए, फैंटास्टिक, बहुत प्यारा क्वेश्चन था सर ये। बहुत प्यारा, और बहुत सोचा समझा कि बच्चे को अगर टॉप याद है बॉटम याद है, नहीं, उन्हें कहते हैं सब पता होना और चाहिए। सिर्फ रट्टा नहीं देखा उन्होंने, लॉजिक भी देख लिया उन्होंने। बहुत बढ़िया। उसके बाद आ गया भाई 69 क्वेश्चन, पहुंचिए भाई 69 क्वेश्चन पे। 69 क्वेश्चन समित पाल सर, अब ये इन्होंने अब की बार थोड़ा सा अलग पूछ लिया। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग फ्लोट है। करता है। हाँ, इन्होंने पूछ लिया कौन सा मेटल फ्लोट करता है। नॉर्मली हम लाइट मेटल्स पढ़ते हैं हमेशा कि हल्के कौन से हैं। मैं केमिस्ट्री का तो नहीं हूँ, बट मैं तो कभी सुना नहीं कि मेटल फ्लोट करता है। ऐसा भी हो गया इसलिए अब की बार। और अगर किसी ने अच्छे से, जैसे ऑब्वियसली हमारे स्टूडेंट्स ने तो अच्छे से पढ़ रखा था, ओहो, तो उनके लिए तो एक सेकंड था। उन्होंने कहा अभी कैल्शियम है जो आराम से फ्लोट करेगा। क्योंकि देखिए थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाए स्टूडेंट्स, कॉपर के तो सिक्के होते हैं, डूब जाएगा। डूब जाएगा। कॉपर तो हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। और अपने पास अगर मैं बात करूं कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की अगर बात करें, कैल्शियम जब आप रिएक्शन देखोगे ना बेटा, इफ यू रिमेंबर, जो हम बात करते थे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगा, वो अगर ध्यान है तो ये क्वेश्चन आपने सिर्फ 1 सेकंड में खत्म कर दिया, आपको कुछ भी नहीं करना। वो तो रिएक्ट ही कर गया। बिल्कुल। तो इसमें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हमारा आंसर था, दैट इज कैल्शियम, कि जो फ्लोट करेगा किसमें, कोल्ड वाटर में। ग्रेट, व्हाट अ लवली क्वेश्चन। बड़ा इंटरेस्ट लग रहा है मेरे को। मैं केमिस्ट्री का हूँ नहीं, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, बट सर केमिस्ट्री बहुत मजेदार है। आसान है समित पाल सर, ज्यादा अरे सर, सोचने को नहीं सर मांगती। आपको आसान लगती है सर। बच्चों, अगर आपको लगना है कि आपको भी आसान लगे, सर के पास थोड़ा पढ़िए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समित पाल सर। अब ये हमारा केमिस्ट्री का है, लेकिन मुझे लग रहा है बच्चों को आप भी इसके बारे में बड़ा अच्छे से बता दोगे। Which one of the following solution is not capable of conducting electricity? अच्छा, कौन से सोल्यूशन में से बिजली कंडक्ट नहीं होएगी, ये पूछ रहा है ना। और इंपॉर्टेंट देखिए समित पाल सर, यूपीएससी देखो कितना अच्छा हेल्प कर रहा है। नॉट भी उसने हाईलाइट कर रखा है, Bold- बोल्ड कर रखा bold है। करता है। हम हमेशा बच्चे को क्या कहते हैं असाइनमेंट में, अगर बाय चांस नॉट ना हो वहां पे, हाँ। अगर बोल्ड में True. अंडरलाइन करिए। अंडरलाइन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पिछले पेपरों में तो बच्चों ने देखा भी था समित पाल सर, आप मानेंगे नहीं, पिछले पेपरों में इन्होंने एक बारी 10 या 15 क्वेश्चन नॉट पे ही पूछ लिए केमिस्ट्री में, तो सारे नॉट पे थे। एंड यूजुअली बंदा क्वेश्चन पढ़ता है, स्टेटमेंट देखता है, वो सही वाला चूज कर लेता है। सही वाला चूज कर लेता है। ध्यान रखते हैं। सोडियम क्लोराइड तो नहीं हो सकता मेरे ख्याल से सर। नमक डालेंगे तो आई थिंक कंडक्टिंग ही रहता है वो। बिल्कुल। नमक आयंस हम हमेशा पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसको तो मैं भी काट देता हूँ, देखो मेरे को बहुत कुछ नहीं बढ़िया। आता, फिर भी मैंने काट दिया। बहुत बढ़िया, मतलब आप सर बिल्कुल नमक का बिल्कुल सही उपयोग कर रहे हो इसका जिंदगी में। और जितना मुझे याद है, कॉपर सल्फेट आयनिक बॉन्ड होता है सर।
अगेन कॉपर मेटल आ गया, मेटल आ गया, आयरन आ मेटल गया, है तो कंडक्टिंग है वो। Simple. यहाँ मुझे दुविधा हो रही है सर, थोड़ा बताइए, शुगर या सोडियम हाइड्रोक्साइड? अब अगर हम देखें डेफिनेटली, अगर हम शुगर की बात करें, शुगर में नॉर्मली हम लोग हमेशा बात करते हैं जो स्वीटेस्ट शुगर है सुक्रोज। अच्छा, लेकिन अगर मैं कहूं समित पाल सर मुझे फॉर्मूला नहीं पता, अब कोई पता। बच्चा क्या कहेगा मुझे फॉर्मूला नहीं पता, मैं कहता हूँ चल यार नहीं पता कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपने एक बड़ा अच्छा, अभी सर ने इतना अच्छी बात कही भाई, यहाँ पे मेटल प्रेजेंट था कॉपर, यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है सोडियम, यहाँ पे मेटल प्रेजेंट है सोडियम, ओहो, यहाँ भी मेटल है, मैं नहीं सोचा। ओके, बट फिर भी 50-50 तक पहुंच गया था मैं। बहुत बढ़िया ट्राई था आपका समित पाल सर, बट यही होता है, तभी हम अपने कैडेट्स को भी बोलते हैं, हमारी यूथ ब्रिगेड को, बिल्कुल अगर बिल्कुल श्योरिटी है तभी करिएगा, न्यू नेगेटिव मार्किंग। ओके, यही होता है, यही फंसता है बस स्टूडेंट। बेटा नेगेटिव मार्किंग तो है। अब शुगर का अगर देखिए मैं फॉर्मूला अगर बच्चों के साथ डिस्कस करूं, अगर ग्लूकोज की फॉर्म में बात करें तो ये है समित पाल सर, क्योंकि ये तो फोटोसिंथेसिस में बड़ा पड़ा हुआ है, मुझे तो आज तक याद है। अब इसमें तो हमें वो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम दिख नहीं रहे, सारे नॉन मेटल दिख रहे हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये तो आयनिक में होते ही नहीं। ऐसे मीठा पानी में करंट नहीं लगता मैंने ये सुना था। तो चीनी से तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो सकती, और इलेक्ट्रिसिटी तो सर पूरा दिन ही पास करते रहते हैं, कई बार तो बच्चों से भी पास कर देते हैं पढ़ा के कि भाई तुझे कंडक्टिंग फॉर्म में लेके आना है, जैसे मर्जी हो, तू चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, तेरे को कंडक्टिंग में लेके आना है। और क्लास का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है सर। चलो आज हम बच्चों के साथ, ऑडियंस के साथ बैठे हुए हैं। टू हेल्प डीप सी ड्राइवर्स ब्रीथ दे कैरी सिलेंडर्स ऑफ ऑक्सीजन। मुझे तो पता था ऑक्सीजन लेके जाते हैं, साथ में क्या लेके जाते हैं मुकेश सर? एक्चुअली साथ में उसमें हीलियम भी मिक्स होता है, बेसिकली हमने पढ़ाया भी हुआ था, और ये सॉल्यूशन चैप्टर में भी है। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको तो ये सॉल्यूशन चैप्टर में हेनरीज लॉ के अंडर एप्लीकेशन ही है पूरी। ओके, जो स्कूबा डाइवर्स हैं, माउंटेनियर्स हैं, वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कर रहे हैं उसमें कौन सी गैस मिक्स कर रहे हैं, तो इट वाज अगेन इजियर क्वेश्चन समित पाल सर, हीलियम मिक्स करते हैं। वैसे आई थिंक इनर्ट गैस भी बोलते हैं इसको, इनर्ट गैस भी बोलते I हैं, think बिल्कुल तभी डालते होंगे। बिल्कुल नोबल गैस है, बिल्कुल एज इट इज वी कैन से। तो रीडिंग है, ये तो एक इन्फॉर्मेशन है सर। अब अगर इन्फॉर्मेशन किसी ने रीड की अच्छे से, और वही मैं हमेशा कहता हूँ समित पाल सर, तैयारी तो सभी करवाते हैं, लेकिन हमारी सीडीए में जैसी तैयारी होती है उसका कोई जवाब नहीं। अरे सर बार बार चीजें कराई जाती हैं आई थिंक, और इतना अच्छा एनवायरनमेंट रखा जाता है क्लास का कि बच्चों आइए कभी देखिए, मैं तो ये बोलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट वेलकम है सबके लिए। ऑब्वियसली ऑनलाइन भी सेशंस हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं बार बार, और ऑफलाइन जुड़ गए तो फिर तो आप समझ लीजिए हर सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो 72 क्वेश्चन है सर, जरा बताइए ऑडियंस को। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने मिक्स एंड मैच कर दिया समित पाल सर। नॉर्मली ये ज्यादातर लाइमस्टोन का क्वेश्चन आता रहा है, इन्होंने हमेशा लाइमस्टोन का दिया कि लाइमस्टोन को अगर हीट कर रहे हो तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ट्रिक मार दिया आपके, और ये कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी थर्मल मींस हीट, हीट से कौन इनमें से टूटेगा। अब अच्छी बात क्या थी बेसिकली, अगर इंफॉर्मेटिव हो आपने अच्छे से इंफॉर्मेशन रीड की थी तो आपको बड़े अच्छे से ध्यान होगा कि भाई सिल्वर ऑक्साइड में से भी अगर हम हीट पास करें वो भी अपना अच्छे से टूट जाएगा भाई, और जो जिंक ऑक्साइड है उसमें से भी हीट पास करें वो भी टूट जाएगा। तो ये अगर हम ध्यान रखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड तो हमने कभी सुना ही नहीं बेसिकली। और दूसरा देखिए ट्रिक देखिए समित पाल सर, दोनों इंडिविजुअल आंसर्स भी दिए हमें ताकि बच्चा वहां फंस जाए क्वेश्चन में, लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ा हुआ है उसको पता है कि दोनों ही है, तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन था समित पाल सर। अरे बाप रे, ए बी सी सेम ही हैं, बी में पर दोनों हैं, मैंने तो गौर नहीं किया। वाह 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 वाह, यूपीएससी को सल्यूट है भाई, कैसे बढ़िया क्वेश्चन बनाती है। और क्या आंसर दिया सर मुकेश सर आपने, बच्चों को बहुत इंटरेस्ट लगा इसमें, हमें फीडबैक भी मिल रहा है, तो शाबाश। अच्छा 73 क्वेश्चन समित पाल सर, ये हमेशा मैं बच्चों को बोलता हूँ केमिस्ट्री में ये बायो के क्वेश्चन और बायो से केमिस्ट्री के क्वेश्चन लिंक्ड होते हैं। हाँ वो मैंने भी सुना है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है हमारा एक पूरा, +2 में ग्लूकोज वगैरह पूरा डिटेल में होता है। चलो जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी हम कहते हैं कोई बात नहीं यार, आपने 10th में बायो तो पढ़ी है, न्यूरॉन्स पढ़ते हैं सब, मुझे आज तक याद है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपको भी याद होगा। हाँ, वो ऐसा कुछ बनाते थे, वो पल्सेस भेजता था वो, बिल्कुल बिल्कुल। 10th का डायग्राम है वो। ये क्वेश्चन एक्चुअली कैडेट्स, इसको आप केमिस्ट्री सेक्शन में भी सोच के चल सकते हैं और बायो में भी। और अच्छी बात यह है कि हमारे जैसे ऑब्वियसली केमिस्ट्री फैकल्टी ने भी ये करवाया और बायो ने भी करवाया, दोनों ने करवाया, तो ये तो क्वेश्चन और इजियर हो गया समित पाल सर। जो कॉमन था वो तो आपको पता ही है 2-2 बार हो गया बच्चे का। तो आप देखो क्या पूछ रहे हैं सिर्फ कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं बेसिकली, भाई इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं बाय नर्व सेल्स। अब न्यूरॉन्स हम हमेशा पढ़ते हैं, तो जब हम न्यूरॉन्स पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए दो एलिमेंट मेन इन्वॉल्व है, कौन से इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली बहुत बढ़िया, सोडियम एंड पोटेशियम। और वही फिर है देखो समित पाल सर, फिर से वो इंडिविजुअल आंसर फिर दिए गए। आयरन तो कहीं कोई यूज में आ ही नहीं रहा, आयरन तो हमें पता ही है वो खून की कमी आयरन की होती है, अनीमिया हो जाती है बीमारी। सर ये अभी आपने आंसर दिया है, ये जब हमारे एल्डर्स कुछ बीमार हो जाते हैं डॉक्टर्स यही कहते हैं ना उनका सोडियम पोटेशियम हाँ, सॉल्ट का ही कहते हैं, सॉल्ट का बैलेंस चेंज हो गया है, वही बिल्कुल सही बात कही आपने, डे टू डे लाइफ की चीजें है।
मतलब देखो यार, ये भी इन्होंने जनरल साइंस ही पूछी हुई है यूपीएससी वालों ने। हाँ, जैसे कि सर ने बोला, पढ़ा हो तो इजी लगता है। तो बेहतरीन, बहुत बेहतरीन जा रहा है परफॉर्मेंस। तो पेज 17 हो गया हमारी यूथ ब्रिगेड। आगे चलते हैं अब पेज और हम फिर 17 याद के दिला दें, बाद। बेटा सेट डिस्कस हो रहा है ए, और सेट ए का आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस सेक्शन, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। चलिए, अब पेज नंबर एक्चुअली कैडेट्स अगर आप 19 पे पहुंच रहे हैं, पेज नंबर 19 पे आपके पास 74 क्वेश्चन फिर से केमिस्ट्री का है यहाँ पे समित पाल सर। और ये क्वेश्चन बार बार आया, हर अल्टरनेट पेपर में आया, बार बार हमने पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को बताया। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये एक्चुअली ये कोरोजन के ऊपर समित पाल सर एक क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है कि रस्ट Okay. पे आएगा ही, चाहे Pattern- सिल्वर की है, pattern हर बार। कॉपर की है, आयरन की है, आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह से आता कि सिल्वर जो हमारा होता है, जैसे दे गेट टार्निश्ड इन एयर, खराब हो जाता है ना, चांदी जैसे हम लोग सब पता है काली हो जाती है बेसिकली। भाई क्यों हो जाती है? अब जब वो काली हो जाती है, अगर आपको वो फॉर्मूला याद है अच्छे से, तो इट इज ड्यू टू सल्फाइड। ओके। अब इसमें ये बड़ा ट्रिक होता है, ज्यादातर ऑक्साइड दे देते हैं समित पाल सर, Okay. क्योंकि उनको लगता है ऑक्सीजन प्रेजेंट है जी एयर में ज्यादा। हाँ। लेकिन मेन पॉइंट है जी, आपको जो याद रखना है, अभी सिल्वर ब्लैक कलर की क्यों हो रही है, खराब क्यों हो रहा है? ब्लैक किस कारण हो रही है, तो वो याद रखना था। वही हमने स्पेशल मार्क करवाया था सभी कैडेट को, भी सल्फाइड ध्यान रखना, क्योंकि इसमें बहुत बच्चों ने ऑक्साइड दिया होगा और बहुत सारे मेरी बात से सहमत भी होंगे समित पाल सर, और वो सोच रहे होंगे कहाँ +4 कहाँ -1.33। बेटा एक सही टिक 4 नंबर का है, ये भी सोच लेना। एक सही टिक गोला जो आपने किया होगा वहां पे सर्कल किया होगा 4 मार्क्स, और गलत -1 सर, -1.33 बिल्कुल, -1.33। 1/3। आई थिंक हाईएस्ट नेगेटिव मार्किंग है, तो जेई में भी नहीं है समित पाल सर, वहां भी 1/4 है। और बच्चे ने जीएटी को आई थिंक थोड़ा लाइट ले लेते हैं, लाइट ले लेते हैं समित पाल सर, उन्हें लगता है कि इजी इजी है, है, उसी पैटर्न पे ओवर आएगा। अटेम्प्ट कराते हैं। अच्छी चीज ये होती है कि इसमें ये स्कोरिंग बहुत है समित स्कोरिंग पाल ये सर। रैंक बढ़ाता है आपका। तो अब मुझे ये अगला क्वेश्चन चलो, है हाँ, समित पाल सीधा सर, आई आगे थिंक चलते आप ही का लग रहा है, मुझे लग रहा है ये फिजिक्स सर का। ये फिजिक्स का आप देखोगे तो बीच में लग रहा है हमको फिजिक्स कहा गया है, आई के बारे में है। और मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर आप देखें, पढ़िए, ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। कुछ बच्चे डिफरेंट पढ़ना भूल गए होंगे। वो कह रहा है कि जो हमारी आंख है वो हर ऑब्जेक्ट हर डिस्टेंस पे देख सकती है। वो ये नहीं कह रहा कि पास वाला देख सकती है, दूर वाला देख सकती है। बिल्कुल। और देखो ट्रैप करने के लिए कैसे दिए हैं चॉइसेस, फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, क्योंकि डिफेक्ट है आई का तो बच्चा कुछ ना कुछ तो सोचेगा। वो कह रहा था कि सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे देख पाती है आई। बड़ा सिंपल आंसर था इसका, अकोमोडेशन ऑफ आई। ये तो ऐसा लग रहा है इंग्लिश का सवाल हो गया मुझे लग रहा तो है मुझे कि लग रहा है। अकोमोडेट करना है मुझे, मेरी तो- आंख को दूर और पास को देखने के लिए अकोमोडेट करना तो है। इसमें ज्यादा फिजिक्स का है नहीं, कई बार ज्यादा सोचना भी भारी पड़ जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दिमाग में मुझे तो आज तक मेरे घूमता रहता है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। बिल्कुल। इंसान वही फटका हाँ। रहता है, इनमें से कुछ होगा। इनमें से कुछ होगा। तो वो होता है, बच्चों को लगा ए या बी होगा, फिर बच्चे को लगता है, हमने बोला होता है 50-50 हो जाए, जैसे केबीसी में होता है कि बिल्कुल। मार दो तुक्का। बिल्कुल तो बिल्कुल। बच्चे थोड़े सा गलत कर रहा है इसको। हमें बहुत फोन भी आए थे पूरे देश भर से कि सर इसका आंसर क्या है, आंसर क्या है। हमने बता भी दिया था, आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पहली बार बता रहे हैं हम, इसका आंसर क्या है, डी, अकोमोडेशन ऑफ आई। ध्यान से देखो, ये बायो का भी लग रहा है सर क्वेश्चन। कह सकते हैं बिल्कुल। अगर आई हम कहें तो आई तो ऑब्वियसली हमको पता ही है, ह्यूमन आई। चलिए गुड। आई थिंक वी आर नाउ मूविंग इनटू सर बायोलॉजी सेक्शन। बायोलॉजी सेक्शन है, लेकिन वही ऑब्वियसली मैंने जैसे कैडेट्स को बताया, दीज आर जस्ट एलिमेंट्री क्वेश्चंस, क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं मैक्सिमम, आपने समित पाल सर देखा था, मैंने भी देखा था जब हम सारा पेपर एनालाइज कर रहे थे। ये हिस्सा ऐसे लग रहा था कि जैसे हम वापस अपनी 9वीं 10वीं दोबारा से याद आ गई है। चलिए इसको ना हम थोड़ा गेम की तरह खेलते हैं। मुझे बायो आते नहीं, मैं ट्राई करता हूँ आंसर देने की। बिल्कुल बिल्कुल समित पाल सर, और आप बिल्कुल ट्राई नहीं, करें। सर को आता है, सर करेक्ट करेंगे मेरे को। ऐसा नहीं कि आंसर नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे आंसर जरूर मिलेगा। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इंक्रीजेस द हार्ट बीट इन मैमल्स? धड़कन बढ़ा देता है दिल की। आई थिंक सर ये तो एड्रेनलिन। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बढ़िया बात कही। एक्चुअली इसको इमरजेंसी हार्मोन के रूप में भी याद रखते हैं हम लोग। ओके, इमरजेंसी, अब मेरे पीछे डॉग पड़ गया समित पाल सर, एकदम से आपको पता ही, आई नीड मोर ऑक्सीजन इन माय ब्लड, तो इसका मतलब कौन सा हार्मोन है भाई? दैट इज इमरजेंसी हार्मोन, एड्रेनलिन। जब वो डर सा लगता है ना, घबराहट सी होती है, तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है? एड्रेनलिन। वो आई थिंक मूवीज में भी सुना है सर, डायलॉग ये बहुत बार। बिल्कुल सही English कह रहे हो आप, movies में। बिल्कुल 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 सही बात है। चलो, एक तो आता था मेरे को। बहुत बढ़िया समित पाल आई सर। एम गोइंग आउट ऑफ माय सब्जेक्ट। आओ सर आगे चले। क्वेश्चन नंबर 77। देखो बिल्कुल। सर, जहाँ पे मुझे नहीं आता होगा मैं बिल्कुल बोल दूंगा। 77 है ओह समित पाल सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी। ये वाला है, कोई दिक्कत नहीं। डाइजेशन ऑफ फैट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन इज परफॉर्म्ड बाय। सर मुझे तो नहीं पता ये पेप्सिन लैप्सिन क्या है, या थोड़ा नहीं, इसमें एक्चुअली ना सबसे इम्पोर्टेंट यही था, आई थिंक कैडेट्स को भी ध्यान होगा कि जब हम यहाँ पे वर्ड चूज करते हैं ना बेटा, बाइल, तो बाइल का एक वर्ड याद रहता है हमें लोअर क्लास से, बाइल इमल्सिफाइज फैट्स। बाइल जो है वो फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। लिवर
से जुड़ा हुआ है ये। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ऑब्वियसली बाइल वाला ऑप्शन, अब देखिए क्या ट्रिक है, देखिए समित पाल सर, 3 में बाइल उन्होंने 3 में बाइल डाल दिया, आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन कट हुआ यहाँ पे कैडेट्स ट्रिप्सिन। गॉड। तो अब यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको कि अमाइलेज यूज हो रहा है पेप्सिन या लाइपेज। अब पेप्सिन मुझे याद आ रहा है समित पाल सर, मेरे टीचर ने मुझे बताया था पेप्सिन पी से पेप्सी, बड़ा आसान हो गया समित पाल सर। उस दिन से मुझे याद हो गया भी पेप्सिन जो है बेसिकली, अगर मैं पेप्सी की बात करूं तो उससे मुझे याद रहेगा क्या डाइजेस्ट करने के लिए यूज हो गए। सोचिए पी से क्या होता है, सोचिए समित पाल सर, सोचिए, आपको भी याद आएगा पी से क्या है जी, प्रोटीन होता है डाइट में। बस काम बन गया वहीं से। वो पेप्सी तो सबको याद रहता है, तो ओहो। पेप्सी से हमें याद रहेगा पेप्सी क्या डाइजेस्ट कर रही है, पी से प्रोटीन। तो ये तो ऑप्शन भी निकल गया समित पाल सर, ये तो प्रोटीन के लिए हो गया। क्वेश्चन तो फैट हो गया। अब अमाइलेज, अमाइलेज जहां तक याद है इट इज इन आई थिंक माउथ में जब हम खाना रखते हैं तब ये अमाइलेज का यूज होता है बेसिकली फिजिकल डाइजेशन में। देखो कि मुझे नहीं पता, हम इतना बड़े होके तो लाइपेज है इसका बेस्ट ऑप्शन, बी वाज द बेस्ट ऑप्शन कैडेट्स, बाइल एंड लाइपेज। किसी ने अगर अच्छे से एलिमेंट्री अपना न्यूट्रिशन वाला चैप्टर पढ़ा था ना बायो का, मेरे हिसाब से उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट था समित पाल सर। हमें मुश्किल लग सकता है क्योंकि हम तो इसके टच में नहीं है ये तो, बट सर वही बात होगी, बाइल लिवर से है और लाइपेज लिवर, मतलब ऐसे याद रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे याद कर सकते अरे हैं। क्या बात है बेटा, देखो मेरे को याद हो गया, अब आपको भी याद हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है सर ये। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आप देखिए सभी ऑप्शंस में उसने कंफ्यूज करने की कोशिश तीनों की में है। बाइल था, तीनों में वो बाइल। पूरा इंफॉर्मेशन देख रहा है, एंजाइम्स इसको सारे पता है कि नहीं पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78। अच्छा 78 क्वेश्चन आपको याद हो समित पाल सर, ये तो मुझे याद है भी 9वीं में प्लांट सेल एनिमल सेल का 5 नंबर का क्वेश्चन भाई टीचर ने बड़ा रटाया था सर। वो मेरे को तो डायग्राम ही नहीं बनाना आता था उसका, प्लांट सेल एनिमल सेल का। तालियां बनती है सर के लिए, सर को 9th क्लास भी याद है। तो इसीलिए मैं वही सोच रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है इसमें अब देखो फिर वही बात है, अब इसने पूछा है करेक्ट, यहाँ तो करेक्ट पूछ रहा है। अब करेक्ट में देखिए समित पाल सर सबसे अच्छी चीज मुझे इनकी ये लगी, इन्होंने बिल्कुल भी बच्चों को किसी चक्कर में नहीं डाला। क्यों? एक्चुअली जो पहला ऑप्शन ही रीड करेगा बच्चा बाय डिफॉल्ट, वो पहले में लिखा हुआ है कि एनिमल सेल्स में सिर्फ होती है सेल मेम्ब्रेन और उनकी सेल वॉल नहीं होती। अब जब डायग्राम भी ड्रॉ करते थे सेल वॉल नहीं दिखाते थे एनिमल में, हम कभी भी एनिमल सेल में समझ नहीं दिखाया मुझे याद आ रहा है। और प्लांट सेल में इससे उल्टा होता है, उसमें सेल वॉल होती है, उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। हाँ, उसमें कभी हम भरते नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हो। तो ये बिल्कुल देखिए पहले ऑप्शन ही उन्होंने ऐसा दे दिया कि मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम ही ना हो, वो पढ़े और सीधा गए आंसर आ गया और करेक्ट ही पूछ लिया। तो ये यूपीएससी ने अब की बार कोई इसमें चाल नहीं खेली समित पाल सर बच्चों के साथ। चॉइस है, पढ़ते ही आंसर निकला है, अच्छी बात है। पीसीटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी बच्चों। आओ आगे चले। लिम्फ, ये भी मैं मुकेश सर को दूंगा क्वेश्चन। मुकेश सर समझाइए थोड़ा व्यूअर्स को क्या होता है। लिम्फ जब हम बात करते हैं ना समित पाल सर, जैसे हम बात करते हैं लिम्फ, तो जैसे ब्लड हम बेसिकली कहते हैं एक्सक्रीशन के लिए यूज होता है, ऐसे लिम्फ भी एक तरह से उसका भी यही लॉजिक होता है टेक्निकली। इट इज येलो कलर्ड फ्लूइड, येलो कलर का होता है ये नॉर्मली, जो हमने पढ़ाया भी हुआ है सभी बेसिकली लेक्चर्स में। और टेक्निकली अगर हम इसको देखें ना लिक्विफाइड फॉर्म में है, तो लिक्विफाइड फॉर्म में हिस्सा जो ब्लड का है वो एक ही दिख रहा है मुझे, प्लाज्मा। क्योंकि प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी आपको भी याद आ रहे होंगे, प्लेटलेट्स, ये सब हिस्सा होते थे खून का। यस। तो ये लिक्विड फॉर्म में प्लाज्मा ही है, जो लिक्विड पोर्शन है जो हमारे खून में ऑलमोस्ट 85 से 90% कहा जाता है, वो प्लाज्मा ही है जी। तो उससे हम लिम्फ और प्लाज्मा अगर हम कनेक्ट कर लेंगे उसी से हमें पता लगेगा रिजेंबल, उसने कहा किससे मिलता जुलता है। बस इतनी सी बात देखनी थी आप लोगों ने। मुझे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। और बच्चों अभी तो हम बस एक डेमो, मतलब डेमो क्या ले लो, बस एक पेपर डिस्कस कर रहे हैं लाइव। सोचिए जब हम पढ़ाते होंगे क्लास में या टीचर्स पढ़ाते होंगे सीडीए के क्लास में, तो कितना बढ़िया एनवायरनमेंट रहता होगा सर। बहुत जबरदस्त समित पाल सर। मैं आपको बताया जैसे हमारे आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं, हम तो सिंपल सी बात कहते हैं, याद आ रहा है वो आर्ट्स के स्टूडेंट तक ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए जो पेपर होता है वो हमें साइंस सेक्शन ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। आर्ट्स का बच्चा साइंस में बढ़िया परफॉर्मेंस दे गया है, इससे बेहतरीन बात क्या हो सकती है। चलिए, so I think we move on to the next section of the general aptitude test. पेज 21 पे क्वेश्चन और है कैडेट्स, आई थिंक दैट इज, तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक फर्स्ट ही है यहाँ पे एक्चुअली। आ जाइए सर, आप इधर आ जाइए, आपका इसको पूरे से बढ़िया रहेगा। कैडेट्स ये जो क्वेश्चन है अगर आप ध्यान दें, इसमें ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज की बात कर रहा है। यार ये बड़ा बार बार आप पढ़ते हो, याद हो, एनारोबिक बेसिकली रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। सर ये भी एक 3 नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस का 10th। एरोबिक है ना, बिल्कुल। तो मैंने भी सुना। जब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में बोल रहा है, तो टेक्निकली क्या हुआ समित पाल सर, इसके आगे भी सब डिविजन्स हैं, वहां टफ हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि फिर दिक्कत है एनिमल सेल्स हैं या ह्यूमन के सेल्स है, कौन से सेल्स है, फिर दिक्कत है इस क्वेश्चन में। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने समित पाल सर, इन्होंने सिंपली हमें पहला जो ऑप्शन दिया गया पायरोवेट एंड एनर्जी, ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन था, क्योंकि ये सबसे पहले फॉर्म होगा पायरोवेट और एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस का मतलब ही क्या था, रिलीज ऑफ एनर्जी। अगर आपको एनर्जी भी याद है समित पाल सर, काम बन गया।
कि एनर्जी रिलीज होती है जी। ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है बच्चों, देखो। बस इतनी सी बात थी बस वहां पे, उन्होंने कंफ्यूजन देके बिल्कुल भी नहीं किया इसमें समित पाल सर। पायरुवेट तो Oh सब my में ही है, God. पायरुवेट के बारे में क्या सोचना, पायरुवेट मुझे नहीं पता, मैं कहता हूँ समित पाल सर एज चलो टीचर, लेकिन मैं कहता हूँ चारों में है, क्यों चेक कर रहे हो पायरुवेट? सर ये तो लॉजिक से भी हो गया सर क्वेश्चन। बिल्कुल, अगर आप कॉमन सेंस भी यूज करें तो भी आपके क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन होंगे और आप वाकई इसमें बहुत स्कोर कर पाएंगे। जो अब देखो 4 नंबर कम नहीं होते सर, मतलब रैंक आप क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई दो स्टेज में समित जा पाल सकते सर हो। जो पिछली बार फाइनल मेरिट देखी गई थी उसमें आई थिंक आप सोचिए जो लास्ट कैडेट रिकमेंड हुआ था ऑफिसर के लिए, वो आप मान लीजिए अगर वो 1 नंबर से पॉइंटों से वो हो गया रिकमेंड और जो नहीं हुआ तो कितना बड़ा अंतर डाल देता है फ्रैक्शन में भी। ये तो 4 नंबर की बात कर दी आपने। अमेजिंग, एक सही मारा हुआ गोला जो आप सर्कल करके आओगे वहां पे आपको क्वालिफाई करवा सकते हैं। इंपॉर्टेंस बहुत है सही आंसर देने की। चलिए अब बेटा मैं इसके साथ एक और भी इंफॉर्मेशन दे दूं, जो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी या और दूसरे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं वो भी आई थिंक हमारे दूसरे टीचर लेके आ रहे हैं। बिल्कुल कुछ ही बिल्कुल, दिनों में। बहुत ही जल्दी आपको वो वीडियो मिलने वाला है कैडेट्स, उसके लिए भी तैयार रहिए, और वो भी यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। फिर मैं याद दिला दूं, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन ए जीएटी का, और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को लिया जा रहा है। आओ जी और आगे बढ़ते आई हैं। थिंक सर सेक्शन बोल गए कोड, कोड है समझ, कोड ए है सर, कोड ए। एक्चुअली हमें सारे एक ही जैसे लगते हैं क्योंकि आपको पता ही है, हम तो ये कहते हैं कि ये सब एक ही जैसे क्वेश्चन हमारे लिए। तो आप ये देखिएगा, अभी आपको सेक्शन में थोड़ा दूर जाके मिलेगा कैडेट्स, आई थिंक ये मिलेगा पेज नंबर 25 पे, या फिजिक्स का क्वेश्चन लग रहा है समित पाल सर हाँ मुझे जी, तो। ये मुझे दे दीजिए, अब मेरा हौसला थोड़ा फिर से बढ़ गया है। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 97 बच्चों, व्हाट इज द नेचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में अगर मैं बनाऊं, वो मेरे से पूछ रहा है कि कौन सा प्लॉट बनाओ वेलोसिटी और टाइम का। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? जब वेलोसिटी लीनियरली बढ़ती रहे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो क्लियरली इसका जो प्लॉट बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इट मे और मे नॉट बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हो सकता है ना भी निकले क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है, बट अल्टीमेटली रहेगी क्या? स्ट्रेट लाइन। कहाँ पे है स्ट्रेट लाइन? अरे दिख गया, सी है चॉइस, चॉइस सी इज द आंसर। अगर मैं गलत नहीं हूँ समित पाल सर, यूनिफॉर्म वर्ड में ज्यादातर स्ट्रेट लाइन ही आती है मुझे लग रहा है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो मैंने को ग्राफ देखा ही नहीं 9-10 में, मेरे को डर लग रहा है एक्सपोनेंशियल, ये तो मैथ का हिस्सा है, e की पावर x वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हो ही नहीं सकता, लॉगरिथमिक, ये भी बहुत मुझे लग रहा था। पैराबोला में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था, पैराबोला प्लॉट होता है एक्सेलरेटेड मोशन का, बट फिर बच्चे भूल जाते हैं कि वो प्लॉट था डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। सिर्फ फोटो पे नहीं जाना है बच्चों, कैडेट्स, किसको देखना है कि वाई और एक्स एक्सिस पे क्या है। तो इसका आंसर क्या था? सी। हाँ, अगर पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम प्लॉट पूछा होता तो कौन सा बनता? पैराबोलिक। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, जिसने पढ़ा और 9th-10th भी पढ़ी, आई थिंक उनका लिए हो जाता है, काफी है उनके लिए। समझ पाल सर, बिल्कुल। चलिए ग्रेट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैडेट्स नेक्स्ट पेज पे ही है, नेक्स्ट आपका 27 पे ही है। नेक्स्ट आई थिंक मुझे लग रहा है समित पाल सर का क्वेश्चन लग रहा है मुझे, साउंड वेव फिर दिखाई दे रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 98 है स्टूडेंट्स, द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव्स इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ। देखो ये क्वेश्चन को टेक्निकल समझाऊंगा, हो सकता है आपको बोरिंग लगे। ओके सर, हम कभी वो डीजे नाइट पे जाते हैं या कभी बड़े बड़े स्पीकर के आगे खड़े हो जाते हैं, तो जब हम सामने जाते हैं आपको वो धक धक फील होता है? हाँ बिल्कुल, वूफर में ही होता है। तो वूफर जो हमारे होम थिएटर के घर पे लगे होते हैं, हम उसमें भी वाइब्रेशन उसके आगे हाथ रख दो, आपको वाइब्रेशन, एक हवा का प्रेशर फील होता है। आंसर यही है। बस ये तो सिंपल हो गया समित पाल सर, इतनी सी बात थी, ये तो और आसान हो गया। प्रेशर। और अगर टेक्निकल एक्सप्लेनेशन देनी हो बच्चों, कैडेट्स, साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन एंड रेरेफेक्शन, प्रेशर इज मोर, प्रेशर इज लेस। कौन सा एम्पलीट्यूड है? प्रेशर। लॉजिकल से भी और टेक्निकल नॉलेज से भी आप इसका आंसर दे सकते हो। हमारे स्टूडेंट्स ने बेहतरीन आंसर दिए हैं फिजिक्स सेक्शंस में, मैं बहुत खुश हूँ। और ये मत सोचिएगा कि एक ही टीचर पढ़ाएगा यहाँ पे, नहीं, हर सब्जेक्ट का स्पेशलाइज्ड टीचर है। फिजिक्स अलग पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री जैसे मुकेश सर पढ़ाते हैं, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी अलग टीचर पढ़ाते हैं। आप आइए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा। नेक्स्ट कब आ रहा है सर एनडीए? अप्रैल में है? अप्रैल में आ रहा है समित पाल सर। और मैं अपनी यूथ ब्रिगेड को बताना चाहूंगा कि अगर किसी का लग रहा है अभी एग्जाम, अगर उनको ये मुश्किल लग रहा है
तो हमारे जो कोर्सेज हैं 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन और इवन रेजिडेंशियल प्रोग्राम तो बच्चों को पता ही है, हमारा तो 2 है ही साल का। रेजिडेंशियल प्रोग्राम। तो हर तरह की यहाँ पे सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। जो नंबर आप स्क्रॉल पे देख रहे हो दैट इज टेक्निकली और एडमिशन हेल्पलाइन नंबर। आपने बस एक मिस कॉल करनी है उस पर। अगर आप एक मिस कॉल करेंगे हमारी टीम तुरंत आपका संपर्क करेगी, आपके तुरंत हाई बुक करेगी उसको। आप हमें गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, हम हर जगह पे हैं, ढूंढिए हमें मिल जाएंगे। बहुत बहुत पॉपुलर है हमारे एकेडमी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 99। A current of 0.6 ampere is drawn by an electric bulb for 10 minutes. Which one of the following is the amount of charge that flows through the circuit? चार्ज निकालना है, सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है। तो चार्ज का हमारा सिंबल होता है Q, और अगर मैं करंट की फॉर्म में लिखूं तो Q हो जाएगा I इंटू टी। टी क्या हो गया हमारा? टाइम। और वैसे देख लो करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज निकालने को बोल रहा है तो करंट से मल्टीप्लाई करेंगे टाइम को। बेटा सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। चक्कर मुकेश सर फिर एक पढ़ रहा है किसका? मेरे ख्याल से यूनिट्स का ये पढ़ मुझे रहा लग है। रहा है समितपाल सर, मैं नॉर्मली देख रहा हूँ यूपीएससी को ना सीधा यूनिट देने में मजा नहीं आता। नहीं, वो हमेशा कुछ ना कुछ, जैसे नहीं, पिछले ये क्वेश्चन में मैंने आपने दिखाया था हाँ, मिली एम्पेयर कर दिया, बिल्कुल, मैंने अब भी की बार मिनट कर दिया, कहीं आवर कर देगा। तो ये बस यूनिट का ख्याल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने भी यही ऑब्जर्व किया। देखो 10 मिनट दिए हुए, 10 मिनट से सीधा मल्टीप्लाई करोगे आपको देखेगा आंसर 6। अरे बाप रे, ट्रैप करने के लिए दिया हुआ सर चॉइस है। और मुझे लग रहा है तभी मैं वही सोचता था समितपाल सर यूनिट पे इतना जोर क्यों डालते थे अपने बच्चों को, क्योंकि सारा गेम ही यूनिट का है मुझे लग रहा है। इंपॉर्टेंट है। टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, बट हम तो मिनट्स में नहीं चलते कैडेट्स। मिनट्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड्स में। 1 मिनट में कितने सेकंड्स? 60। तो पॉइंट जैसे मर्जी सॉल्व कर लीजिए। पॉइंट को 10 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया? 6 इंटू 60 कितना हो गया? 360, 360। और क्या आपको 360 कॉलम्स कहीं पे दिखाई दे रहा है? यस सी। तो ये बहुत ही जबरदस्त। देखिए मैं बार बार ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देखो बाहर दूसरे सब्जेक्ट का टीचर हो गए कि यूनिट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है फिजिक्स के क्वेश्चंस में। फिजिक्स ना थोड़ा सा वो कैलकुलेशंस देते हैं क्योंकि बनता नहीं है क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा पूछना पड़ता है। तो आई थिंक ये आपको आंसर क्लियर हो गया। हाँ जी सर, क्लियर कर देते हैं, थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। अ डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बिजली को जनरेट करना है। डीसी डायरेक्ट करंट हो गया, बट हमने मान लो बिजली को अल्टीमेटली क्या करना है? जनरेट करना है। तो जनरेट कराने के लिए बच्चों इसमें ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल या कैलकुलेशन बेस्ड तो है नहीं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है ये। कौन सा लॉ लगेगा बताइए? ओम्स लॉ से तो बिजली जनरेट नहीं होती, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से तो हीटर हो गया, आपको बता ही रहा है वो। नन ऑफ द अबव तो कई बहुत रेयर ऑफ द रेयर आंसर होता है। इनफैक्ट आंसर पक्का सी है क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बिजली को जनरेट करना है, इंड्यूस करना है। ये समितपाल सर मुझे लग रहा है भाई ये +2+1 का कॉन्सेप्ट है। सर, फैराडे ये- लॉ मैंने नहीं सुना भाई 9 10 तक। बिल्कुल सर, मैं ये भी बता दूं, फिजिक्स में हमेशा 4-5 क्वेश्चन होते हैं सर जो 11th और 12th से पूछते हैं सर। बिल्कुल वो लग ही रहा है समितपाल सर। मैंने तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जैसे सुना ही नहीं है वहाँ पे लोअर क्लास में। I think नहीं होता ओम्स सर। लॉ तो सुना है, ओम्स ओम्स लॉ तो सुना है वहाँ होगा, पे। हाँ जी सर। तो इसका आंसर है कैडेट्स सी। तो 11-12 थोड़ा ध्यान से पढ़िए बच्चों, क्योंकि पूछते रहते हैं वो। और ये मुझे याद है, आप हमेशा कैसे याद कराते हो? ईएमआई। सर ईएमआई का टाइम है आजकल तो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। चलिए, the presence of magnetic field can be determined using which one of the following instruments? अरे बाप रे सर, मेरे फोन में भी है ये, मैं नॉर्थ साउथ पोल चेक करता रहता हूँ। कंपास। हाँ अरे अरे magnetic अरे compass। आंसर ही बोल दिया सर ने। अरे ये तो सर पता है, ये तो सही बात है। एमीटर वोल्टमीटर तो बड़ा बार बार आते रहते हैं करंट और वोल्टेज के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करना है कैडेट्स। मुकेश सर ने तो सुनते ही बोल दिया आंसर इसका। क्या है? मैग्नेटिक नीडल। नॉर्थ पोल साउथ पोल को डिटेक्ट करना है आपने। आप करते हो घर में एंट्री कहाँ से है, सूरज कहाँ से हो रहा है। आई थिंक आप समझ गए हो। तो अच्छा क्वेश्चन था सर ये। वास्तु में वैसे भी दिशाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिशाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, वास्तुशास्त्र। और हम तो ये भी कहेंगे समितपाल सर, अपनी भी दशा और दिशा अगर आप सही करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि आपकी जो दशा होगी वो ऐसी होगी। आप जैसे अब हमारे जितने कैडेट्स मिले हैं समितपाल सर, मुझे लग रहा है सभी बच्चे जितनों ने हजारों ने हमारे पेपर दिया था, तो मुझे लग रहा है सबके सब बिल्कुल सेटिस्फाइड थे। सर मुझे पता है रिजल्ट, उन्हें 1 महीने का इंतजार नहीं है समितपाल सर। सर मैं आपको उस दिन मेरे को एक लड़का मिला सर, वो बहुत वीक है सर क्लास का, और उसने मेरे को आके बोला सर मैं 80 क्वेश्चन करके आया हूँ। बिल्कुल बेटा वो गॉन, मतलब बहुत वीक स्टूडेंट था वो। बिल्कुल आई थिंक मेरे को लग रहा है थोड़ा डर भी था उसके मन में, थोड़ा फिजिक्स का मुझे लग रहा है समितपाल सर। फिजिक्स का थोड़ा डर होता है हर एक को। टॉपर्स वो बच्चे कह रहे हैं कि हम तो इस बार जो हमारा है ये 100 से प्लस क्वेश्चंस किए हमने, आप सोच सकते हैं। चलिए जी, which one of the following 102 which one of the following statements about speed and velocity is correct?
तो बेटा वेक्टर जैसी चॉइस पढ़ोगे, वेक्टर वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है। आई थिंक वो जानना चाह रहा है कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। ये भी लॉजिकली देखोगे, नॉलेज के बेस्ड क्वेश्चन है तो हो जाएगा। स्पीड होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है वेलोसिटी का, और वेलोसिटी आपको डायरेक्शन भी बताती है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेक्टर। तो हम आओ पढ़ें। ए चॉइस कहती है स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर, नहीं हो सकता। चॉइस ए क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। चॉइस बी स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर स्केलर, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इनमें से एक तो वेक्टर है और एक स्केलर है। स्पीड इज अ वेक्टर, अरे बाप रे, तो शुरू में ही गलत हो गया। सर मैं डी पढ़ लूँ एक बार। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मिल गया सही आंसर। वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी और स्पीड है स्केलर क्वांटिटी। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन सर, बिल्कुल नॉलेज बिल्कुल। आई थिंक ये अच्छे से पता होगा जिसको स्केलर वेक्टर क्या है, वही समित पाल सर कर सकता है। मैं तो जैसे मुझे पता नहीं है इतना, तो मैं यहाँ पे देखिए बिल्कुल चुप हो गया। वेक्टर्स आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं सर, ये सब बच्चे पढ़ते हैं मैथ्स में, तो ये लिंक हो जाता है उससे। तो ये हमारा अच्छा सेशन रहा सर। फिजिक्स का और भी क्वेश्चंस आएंगे आई थिंक आगे। आई थिंक मुझे ब्रॉन्ज दिखाई दे रहा है सर आगे, फिर केमिस्ट्री की तरफ जा रहा है ये पेपर। हाँ, ब्रॉन्ज और ब्रास तो बड़ा फेवरेट है यूपीएससी का समित पाल सर। ये भी हर अल्टरनेट पेपर में दिखाई देता है बच्चों को। आइए सर, बच्चे आपकी वेट कर रहे हैं, आइए। अब ये क्वेश्चन अगेन आई थिंक अगर वही बात है समित पाल सर, जिन्होंने तो बड़े अच्छे से पढ़ा था, जो ब्रॉन्ज और ब्रास है इस पे आई थिंक मुझे लग रहा है हर अल्टरनेट पेपर में क्वेश्चन दिखेगा आपको हमेशा। तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं पहला जो ऑप्शन गिवन है दैट इज कॉपर एंड जिंक। अब कॉपर एंड जिंक आप लोगों को बिल्कुल रट चुका होगा कि इट इज बेसिकली किस अलॉय में होता है बच्चों, दैट इज इन ब्रास। तो ब्रास में होता है कॉपर एंड जिंक। और टेक्निकली ये जो सी और डी है, सबसे अच्छी बात यह समित पाल सर, ऐसा तो मैंने कोई अलॉय सुना ही नहीं जिसमें जिंक और मैग्नीशियम हो और आयरन और कॉपर हो। तो ये ऐसा तो कोई अलॉय ही नहीं है। तो ये तो कंफ्यूजन ही नहीं था, सिर्फ आपको ए और बी में से ही सिलेक्ट करना था। और ऑटोमेटिकली कॉपर एंड टिन के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कह रहे हैं, इट इज बेसिकली एन अलॉय ऑफ, बट इट इज अ ब्रॉन्ज। तो वो हमारे पास ब्रॉन्ज एज इट इज रहेगा ही रहेगा। चॉइस ए इज द आंसर। नो, चॉइस ए नहीं है समित पाल सर, इट इज नॉट चॉइस ए, इट इज चॉइस बी। यस, इट इज कॉपर एंड टिन। ये बहुत लोगों ने किया है, सर ने बिल्कुल ऐसा ही किया, बहुत बच्चों ने किया ऐसा कि कॉपर जिंक बड़ा फेवरेट हो जाता है बच्चों का, और वो कहते हैं ब्रास कॉपर एंड जिंक। लेकिन ब्रॉन्ज जो है इट इज बेसिकली लॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था समित पाल सर, जिसने पढ़ा हुआ था उसके लिए 1 सेकंड का क्वेश्चन था, 4 नंबर उसकी जेब में थे। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन सर है ना ये, बिल्कुल 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 समित पाल सर। चलिए उसके बाद ये भी आई थिंक अगर बच्चों ने ध्यान से सुना हो, आई थिंक मैंने सभी सेशन से बोला भी था भाई, जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है यूपीएससी का। तो इसमें अगर हम देखें समित पाल सर, वो फिर से वही बात है, वो बड़ा अच्छे से पूछ रहा है कि इनमें से किस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, नहीं है। अब अगर हम पहला ऑप्शन ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे समित पाल सर, पोटेशियम परमैंगनेट, तो बड़ा कॉमन यूज हो रहा है लोअर क्लास से। हम अगर इसका फॉर्मूला लिखते हैं, हमेशा हम लोग कहते हैं दिस इज अ फॉर्मूला KMnO4। अब इस फॉर्मूले के साथ कभी मैंने तो कोई वाटर भाई देखी नहीं आज तक, क्योंकि ये बड़ा तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमने बार बार, बड़ी इंपॉर्टेंट, बच्चों को तो बार बार पता है दिस इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भाई। और ब्लू विट्रियोल, ये बहुत पेपरों में आया था, याद हो, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। कितने वाटर होते हैं इसमें? 5। मैं तो ऐसे ही बताता हूँ, सीधा याद रहता है 5। और वॉशिंग सोडा में 10, ये भी बड़ा कॉमन चलता है भाई, 10 वाटर है, 5 10। और मोहर सॉल्ट में तो भैया 24 होते हैं भाई, ये तो लैब में यूज होता है। तो बच्चों को कंफ्यूजन जो हो सकता है वो सिर्फ हो सकता है समित पाल सर ए और डी में। क्योंकि जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, ब्लू विट्रियोल बार बार हर अल्टरनेट पेपर में ये भी दिखेगा भाई, वॉशिंग सोडा भी दिखेगा, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट में कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है नहीं। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या? अब जैसे समित पाल सर को आ गया क्यूरियोसिटी, मुझे लगा, अब मैं पूछने लगा था, है मेरे मुंह में रह गया, मैं कहा है होता क्या सर तो ये हो गया समित पाल सर, जैसे ये है बेसिकली हमारे पास। अब इसका जो ब्लू कलर है, यहाँ वाटर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इसके साथ जुड़ा हुआ है। ओके, वो हमें, आपको याद भी हो, आप भी लैब में गए होंगे +1 +2 में, तो केमिस्ट्री के मैडम वो क्रिस्टल्स बनवाते थे कि क्रिस्टल्स बनाइए भाई। तो दे आर दीज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके कारण इसका ब्लू कलर होता है समित पाल सर, इसलिए इसको ब्लू विट्रियोल बोल रहे हैं। अगर ये वाटर इससे निकाल दिया जाए, ये कैसे कलर का होता था भाई? व्हाइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। और वॉशिंग सोडा के 10 वाटर तो भाई रटे पड़े आप लोगों को, क्योंकि ये तो भाई आपका सेकंड चैप्टर जो है 10वीं का, मुझे लग रहा है शुरुआत ही वॉशिंग सोडा से ही होती है पूरे चैप्टर। मैं तो इसको बड़ा नॉलेज बेस्ड सेशन मान रहा हूँ, मेरी बहुत नॉलेज बढ़ रही है सर। अच्छा लग रहा है सर, आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। बेटा सिर्फ पेपर डिस्कस करना काफ़ी नहीं होता, नॉलेज भी देनी है, समझाना भी है, ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आ सके। आंसर कीज तो आपको बहुत जगह मिल रही होंगी, सिर्फ वो बात नहीं है। बिल्कुल समित पाल सर, डिटेल में बताना, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का हौसला उठाना कि भाई इसका मतलब अगर सर कह रहे हैं, सर के कहने से नहीं मानना भाई, मुझे अच्छा लगना चाहिए कि भाई हाँ यार ये क्वेश्चन तो आसान थे, लेकिन मेरी किसी भी कारण से अगर तैयारी नहीं हो पाई, कोई बात नहीं यार,
मैं नीचे वाले नंबर पे अभी फोन करने वाला हूँ। अरे सर नंबर स्क्रॉल होते रहते हैं अभी। व्यूअर्स बेटा, अगर आपको लगता है आपका इस बार पेपर ठीक नहीं हुआ, आप विजिट करिए चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी को, हमारे कैंपस आइए, हमारे स्कूल्स देखिए सर, बेहतरीन स्कूल्स हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई हमारे पास तो आपको पता ही है समित पाल सर, केरला से बच्चे आते हैं। अरे सर अब तो हम नेशनल क्या इंटरनेशनल के होने वाले हैं। दुबई बिल्कुल, से भी आता है दुबई से भी बच्चा एक बार आया था, आई रिमेम्बर इट। अभी रिसेंटली उसका कॉल आया था, इज True. टेकन एडमिशन इनटू बीटेक आई थिंक। True. आफ्टर दैट बेसिकली उसने तो बीटेक में जाना था। चलो ये मत सोचेगा दुबई वाले सिटीजन यहाँ आ रहे हैं, कुछ फैमिलीज इंडियंस जो गई होती हैं जो चाहते हैं हमारे बच्चे डिफेंस में जाएं। तो ऑल ओवर इंडिया अगर आपको फैसिलिटीज देखनी है, समित पाल सर ने बड़े अच्छे से, आपने पिछले वीडियोस में बड़े अच्छे से बहुत बताया हुआ दिखाया है। सर, हमारे पिछले वीडियोस देखिए बेटा, उसमें हमने आपको सारे हॉस्टल्स दिखाए हैं, हमारे स्कूल्स दिखाए हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, पेपर डिस्कशन का सेशन है ये, चलिए आगे चलते हैं सर। अच्छा नेक्स्ट जो है, आई थिंक फिर से वही बात है समित पाल सर, ये बी स्टिंग वाला तो मुझे लग रहा है आपको भी याद आ रहा होगा। बार बार मैं बच्चों को बोलता था मधुमक्खी काट ना ले तुम्हें। सर मुझे तो बचपन में बहुत काटी है, फिर मैंने एक बार समझा कि वो इतना दर्द क्यों होता है। पर सर मुझे तो फॉर्मिक पढ़ा था मैंने, फॉर्मिक तो मुझे दिख नहीं रहा इसमें। बिल्कुल, आपने जो फॉर्मिक एसिड पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक पढ़ा है समित पाल सर, लेकिन फॉर्मिक एसिड उसका है जी कॉमन नेम। अच्छा ओके। और जो IUPAC नेम है वो है उसका समित पाल सर मिथेनोइक एसिड। तो टेक्निकली वो मिथेनोइक एसिड जो था वो उन्होंने अब की बार IUPAC नेम दे दिया। वो कई बार IUPAC नेम देते हैं समित पाल सर, कई बार कॉमन नेम दे देते हैं। लेकिन ये जो कॉमन क्वेश्चन है बार बार, इथेनोइक एसिड, विनेगर, सिरका और मधुमक्खी, ये तो मैं बार बार क्लास में बोलता था बच्चों को, भाई सिरका मधुमक्खी, ये तो भाई याद कर लो कि फॉर्मिक एसिड यानी पहला एसिड और मिथेनोइक मतलब ऑब्वियसली इथेनोइक का कॉमन नेम है जी एसिटिक एसिड। गॉट इट सर। तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा भाई। मैं सिंपल कहता हूँ समित पाल सर, जैसे आपका जो नाम पता है हमारे व्यूवर्स को वो IUPAC नेम पता है, आपका कॉमन नेम नहीं पता। कॉमन नेम आपके जो आपके क्लोज वंस होंगे उन्हीं को पता होगा, या जो क्लास में बच्चे मुझे बुलाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉमन नेम भाई याद रखना पड़ेगा, लेकिन IUPAC नेम तो क्लियर है, एक कार्बन है भाई मीथेन है, दो है तो इथेन है, रिमेंबर दैट। चलिए सिट्रिक एसिड सर, ये क्या नींबू में होता है सर? मुझे बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप, नींबू में होता है। और टार्ट्रिक एसिड टी से टैमरिंड, इमली, ये टी से टी याद रहेगा भाई हमेशा, ये तो मैं बार बार बोलता हूँ। टोमेटोज, ऑक्सैलिक एसिड, ये बार बार क्वेश्चन आया, बहुत आया है। थोड़ा खट्टा खट्टा हो गया सर, चलो आगे बढ़े। लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स, अच्छा ये प्रोसेस फिर आप देखो भाई, ऑयल्स को अगर हम फैट्स में बदल रहे हैं, सॉलिड मार्गरीन इसने जो लिख दिया ना, बस ये शब्द आपको बस यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए था। ये टेक्निकली था, ऑयल्स को अगर फैट में चेंज कर रहे हो तो क्या ऐड करोगे। तो इस प्रोसेस को हम बड़े अच्छे से जानते हैं समित पाल सर, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। तो हाइड्रोजिनेशन आई थिंक बस इतना सा काम था समित पाल सर, सीधा हाइड्रोजन गैस आपने आंसर देना था भाई। लिक्विड वेजिटेबल्स ऑयल, कि वेजिटेबल ऑयल जो है वो अनसैचुरेटेड है, उसको सैचुरेटेड में बदलना है समित पाल सर। डबल बॉन्ड को हटाना है जी, हटाएं कैसे जी, कुछ ऐड कर दो। अगर कुछ निकाल देंगे जी तो डबल बॉन्ड बन जाएगा जी, कुछ ऐड कर दोगे तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ओके सर, मुझे बहुत नॉलेज मिल रही है सर, आई थिंक हमारे बच्चों को भी मिल रही होगी। चलिए सर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। बच्चा कैडेट्स आंसर्स मार्क करते रहिएगा, वेरीफाई भी करते रहिएगा कि आप क्या दे के आए हो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप जब मर्जी कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। चलिए और आंसर की आपके पास पूरी डिटेल डाल भी रखी है हमने, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से तसल्ली से भी चेक कर सकते हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब 107 जो क्वेश्चन था समित पाल सर, ये आइसोमर्स के ऊपर था कि पेंटेन के आइसोमर्स कितने। ये तो सर मुझे प्योर टेक्निकल क्वेश्चन लग रहा है। अब इसमें क्या होता है एक्चुअली समित पाल सर, नॉर्मली जो है ये तीन ही एलिमेंट के ऊपर बात होती है 10th में। एक प्रोपेन की बात करते हैं बार बार, ये एक ब्यूटेन की बात करते हैं समित पाल सर, और एक बात करते हैं पेंटेन की। ओके सर। पर ना इनमें एक बेसिकली बड़ा सिंपल सा तरीका रहता है याद करने का। मान लो यार मुझे नहीं पता आइसोमर्स क्या होते हैं, मुझे नहीं पता, वैसे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाओ, अलग नाम बन गया, आइसोमर बन गया, लेकिन मुझे नहीं पता समित पाल सर, मैं स्ट्रक्चर भी नहीं बनाना चाहता, मैं तो आलसी इंसान हूँ जी, मुझे तो ऐसे ही बता दो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, प्रोपेन में भाई कितने आइसोमर होते हैं जी? कहते जी 2। मैं कहा बहुत ही बढ़िया यार, ये तो आपने याद ही कर लिया, आपको पता लग गया 2 है भाई प्रोपेन में। पर अब प्रोपेन में आइसोमर होते हैं, मैं जानबूझ के चेक कर रहा था ये समित पाल सर। मैं तो आपकी बात मान ली, प्रोपेन में तो आइसोमर होते ही नहीं। ये सर आप ट्रिक खेल गए सर हमारे बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए ना इसमें अब जो हमारा मेन जो यहाँ पे हिस्सा हुआ वो क्या हुआ, प्रोपेन से शुरुआत कर देते हैं बच्चे। शुरुआत कहाँ से होगी? ब्यूटेन से। ब्यूटेन 4 कार्बन है, उसको रीअरेंज करके नया नाम बनेगा भाई। 3 में कैसे रीअरेंज करोगे? आपको कैसे बताता हूँ मैं, एंड से कार्बन तोड़ो कहीं जोड़ो। अब समित पाल सर हम दोनों यहाँ खड़े हैं, अगर एक कार्बन को मैं तोड़ के कहीं जोड़ूं तो आपसे या मेरे से जुड़ेगा, कहीं नई जगह तो नहीं जुड़ेगा। तो 3 में तो बन ही नहीं सकता जी, नहीं बन सकता। तो कम से कम 4 कार्बन तो चाहिए जी। 4 चाहिए। तो ब्यूटेन अगर मैं बोल रहा हूँ, ब्यूटेन में आपके आइसोमर कितने थे भाई कैडेट्स? याद करो भाई, कितने? 2 ही ऑप्शन थे भाई, और तो कोई ऑप्शन था नहीं भाई उसमें। और जो हमारा पेंटेन था उसमें कितने थे भाई? 3।
तो ऑटोमेटिकली देखिए 5 तो हो नहीं सकते भाई, 5 कहां से होंगे भाई, बेसिकली 5 तो बेचारे में टोटल कार्बन ही है, ओके 5 तो हो ही नहीं सकते, सीधी सी बात है। और आप देखिए 4 2 3 ये हमारे पास आ गए, अब 2 हमारे यहाँ भाई ब्यूटेन में, लेकिन पेंटेन पूछ रहा है सर, पेंटेन पूछ रहा है। तो पेंटेन में अगर हम ध्यान दे भाई, ऑटोमेटिकली हमारे पास कितने आइसोमर है भाई, 3। कैसे, एक रफली देख लेते हैं। जैसे हमने कार्बन स्ट्रेट एज इट इज अगर बना दिया, मान लो सर एक सेकंड, जैसे ये 5 कार्बन है भाई, स्ट्रेट कार्बन 5 जोड़ दिए भाई मैंने, ये मेरे 5 कार्बन स्ट्रेट जुड़ गए भाई, जुड़ गए जी, डन। इन्हीं में से अब मैंने क्या कहा समितपाल सर, एक कार्बन तोड़ो कहीं जोड़ो, एंड पे मत जोड़ना बस। तो आप अगर इसको इस पोजीशन पे जोड़ देते हो, ये बन गया जी 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर इसी को आप यहाँ की जगह यहाँ पे जोड़ दोगे, ये बन गया जी 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसके हमारे पास टोटल आइसोमर कितने बन गए भाई, 3 आइसोमर बन गए। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये समितपाल सर, जिसको डिटेल में अगर अच्छे से क्लियर है, जिसने बड़े जबरदस्त अच्छे से ध्यान से पढ़ा हुआ है, ये 4 नंबर उसके थे, और यही 4 नंबर डिफरेंस ला देंगे सब्जेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंस लेके आएगा सर रैंक में मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, जिसको पूरी अच्छे से नॉलेज है वही ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है भाई, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, अच्छे से करने वाला क्वेश्चन है। लेट्स क्लियर इट। हाँ जी सर, आओ जी आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट ये 108 था कैडेट्स, ये भी आई थिंक ये आप इवन नॉर्मल जीएटी के सेक्शन में भी समितपाल सर दिख सकता है कि वेपर्स ऑफ सल्फर एस्केप फ्रॉम ऑफन फॉर्म अ क्रस्ट। अब वेपर्स जा रहे हैं भाई, वेपर्स जा रहे हैं और क्रस्ट बन गया, मतलब ऑटोमेटिकली भाई इसका मतलब क्या हो गया भाई, व्हाट हैज हैपेंड, कंडेंस हो गया भाई वो चीज। ये तो हम पढ़ते ही है, वाटर के भी केस में भी हम लोग देखते हैं समितपाल सर, ये तो बड़ी बेसिक सी प्रोसेस थी भी, कंडेंसेशन आपने आंसर देना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। और इसी से जुड़ा हुआ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं भाई आप लोग, आई थिंक 109 क्वेश्चन भी आप लोग बहुत अच्छे से फोड़ के आए होगे, जो मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि ये बात कर रहा है ड्राई आइस की। भाई ड्राई आइस तो बार बार समितपाल सर आपने भी देखा होगा, आप ब्रिक खरीदते हैं आइसक्रीम की, उसमें फ्रिज में जो अंदर बर्फ जमी हुई है, हाँ जी, वो बर्फ नहीं है जी, ओके, वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है जी। ओहो, तो ये यहाँ पे बड़ा ही एक बड़ा ट्विस्ट होता है बेसिकली स्टोरी में, कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग बोल रहे हैं ड्राई आइस, और वो होती है उसमें जिसमें आइसक्रीम रखी होती है। बिल्कुल, वो आपको बिल्कुल वही सेम रेफ्रिजरेंट का काम कर रही है, लेकिन बेसिक वो कह रहा है एग्जांपल पूछ लिया उसने, तो प्रोसेस क्या है भाई, क्योंकि वो देखो क्या कह रहा है सर, इट प्रोड्यूस मिस्ट इन एयर, तो भाई इसका मतलब मिस्ट का मतलब भाई वेपर बन गया, सीधा सॉलिड से सीधा गैसियस में चला गया, तो कहता प्रोसेस बता दो, तो दैट इज सब्लिमेशन। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है सर, बहुत कॉमन, और ये हर अल्टरनेट में पूछा ही जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज बता दो, उसका कमर्शियल नेम बता दो, ये बार बार पूछा जाता है समितपाल सर, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन था, ये तो बच्चों को बड़े अच्छे से याद होगा सबको। बड़ा आई थिंक कॉमन का सर ये होता है कि वो आंसर तो आने ही चाहिए आपको, है ना, बिल्कुल, टाइम आपका बिल्कुल भी नहीं उसमें लगना चाहिए, आपको बाकी सेक्शंस में टाइम जाना चाहिए वहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे। अब 110 क्वेश्चन देखिए समितपाल सर, ये में भी आपको भी शायद ध्यान हो, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि इसने कहा है भाई मेरे पास है 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, तो मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ समितपाल सर, भाई किसी को इंटू 2 करना आता है तो बस भाई बात बन गई, तो सीधा वो डबल बॉन्ड इंटू 2, डबल बॉन्ड मतलब आपके पास सीधा आंसर दिख रहा है जी, दैट इज अल्कीन्स। तो अल्कीन वाज एन आंसर, तो सिंपल है भाई, डबल से ज्यादा अल्केन, डबल अल्केन, अल्कीन और डबल से कम अल्काइन, साइक्लोअल्केन भाई ऑटोमेटिकली अगर देखोगे, क्योंकि इसने बोला होमोलोगस सीरीज किसकी है भाई बेसिकली, तो वो पॉइंट हमें क्लियर करना था भाई यहाँ पे, ठीक है ना, तो इट इज अल्कीन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है सर, बिल्कुल, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को एल्कीन और एल्काइन में। बिल्कुल। अब ये पेज नंबर 29 डन हो गया जी, आगे का पेज चेक करते हैं जी कहाँ पे आपका, उसी पे पहुंचते हैं जल्दी से। तो पेज नंबर 11 विल गो टू, हां कर लीजिए उसे, 31 पे हम लोग भाई पेज नंबर पे जा रहे हैं फटाफट। आई थिंक कुछ बायोलॉजिकल क्वेश्चंस हैं, ये भी देखो एक मिनट में उड़ाते हैं, देखो बड़े आसान क्वेश्चंस आए थे अब की बार बायो के, समितपाल सर बहुत इजी थी अब की बार बायो, मतलब टेक्निकली बस जिसने रीड किया हुआ था। अभी देखो पेप्सी की अब हम बात कर रहे थे, देखो फिर दिख रहा था मेरे को, मैं उसी को देख रहा था पेप्सिन को, तो पेप्सिन से हम लोगों ने पढ़ा था भाई प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन है भाई, आई थिंक पी से बी, इस बार आंसर पेप्सिन है क्योंकि प्रोटीन का पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन देखिए, जैसे आपके फिजिक्स में हम बात कर रहे थे पावर के ऊपर रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आ गए, ऐसे देखो यहाँ भी आगे पेप्सिन के ऊपर 2 क्वेश्चन। चलिए बेहतरीन, आंसर सही है बेटा, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, चले आगे। अच्छा 112 तो मुझे लग रहा है समितपाल सर आप भी बता सकते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आई थिंक वी कैन ऑल टेल दिस। नॉर्मल बोल दिया है, मेरे को चैलेंज दे दिया सर ने, मैं देखता हूँ पढ़ के। Which one of the following will be resulted when an animal cell is surrounded by medium with lower concentration of water? सेल के बाहर पानी कम हो गया, ये कह रहा है ये? बिल्कुल ये कह रहा है समितपाल सर। तो ठीक है सर, सेल से पानी जाएगा बाहर की तरफ, बहुत बढ़िया बात कही आपने, और सेल से अगर पानी जाएगा तो श्रिंक होगा,
हाँ जी बिल्कुल। तो श्रिंक होगा, तो आई थिंक यही आपने वैसे तो बोल ही दिया, सेल विल लूज वाटर, उसने तो डायरेक्ट ही बता दिया भाई। ये वैसे हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं भाई, ऑस्मोसिस में, एक्सो ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस, ये केमिस्ट्री में भी है भाई। आई थिंक वही बात होगी सर, जैसे मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस में कह रहा था, टेक्निकली भी आंसर कर सकते हो, लॉजिकली भी। बिल्कुल, बस आपने सोचना है आराम से भी। कंसंट्रेशन अगर बाहर ज्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली भाई इसका मतलब आप समझ सकते हैं भाई, इसका मतलब इनसाइड आएगा वाटर, वो स्वेल करेगा, और अगर ऑब्वियसली बाहर कम है तो वो श्रिंक करेगा। ओके लवली, आंसर इज ए। मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मुझे आती है बायो थोड़ी सी। अच्छा भाई 113 क्वेश्चन, भाई ध्यान दो, 113 क्वेश्चन ये जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स वाला, मुझे याद है कि लाइसोसोम्स के बारे में बड़ा बोलते हैं यार, सुसाइडल बैग्स होते हैं भाई ये खुद के डाइजेस्टिव एंजाइम को डाइजेस्ट कर जाता है समित पाल। ओके तो बेसिकली यहाँ से ये भी क्वेश्चन बड़ा डायरेक्ट था समित पाल सर, कि लाइसोसोम्स आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स में क्या प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट वेयर, दे आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स। तो इन्फॉर्मेशन थी। माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ सेल, मुझे याद है आज भी टीचर पढ़ाता था भाई, एनर्जी रिलीज करने के लिए यूज होता था वो। तो ये भी, ये राइबोसोम्स भी कुछ और थे, बिल्कुल याद आ रहा है मेरे को सर। तो इट इज इजियर। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नॉलेज होना चाहिए आपको बेटा, पढ़ा होना चाहिए, इसमें आप समझने को ज्यादा कुछ है नहीं। अबे 114 क्वेश्चन देखिए समित पाल सर, फर्टिलाइजेशन पे बेस्ड है। वो कह रहा है जो फ्रूट और जो सीड है, बेसिकली वही पूछ रहा है भाई वो, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट। तो फ्रूट आई थिंक जहां तक आप लोगों को ध्यान हो भाई, ऑब्वियसली वी सेड फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट इज ओवरी, इफ यू रिमेंबर रिप्रोडक्टिव पार्ट जो बोलते हो, तो ओवल वाला ए और डी ऑप्शन तो गेम से बाहर हो गया जी, बाहर हो गया जी, है ना। और फिर वो कह रहा है बेसिकली कि भाई जो सीड है वो कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो कहता नो ओवुल इज रिक्वायर्ड। ऐसा कैसे हो सकता है यार, सीड प्रोड्यूस करने के लिए तो कोई वर्षन चाहिए ना। गॉट इट। तो वहीं से पता लग रहा है बी ऑप्शन है जी, ओवरी एंड ओवल रिस्पेक्टिवली। तो इट वाज अगेन वेरी इजियर क्वेश्चन समित पाल सर, जिसने पढ़ा है वो इसको, वही बात है, एक एक सेकंड में 4-4 नंबर जेब में डालता है। आई थिंक सो सर, पढ़ा होना हुआ बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि आई थिंक मोस्टली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं इसमें। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आई थिंक पेज 37 है समित पाल सर, नेक्स्ट। सो वी हैव, और आपका ही सेक्शन दिख रहा है मुझे तो, नंबर 37। चलिए आप सर, ही का 31 पे चल रहे हैं अभी। आप ही का सेक्शन दिख रहा है समित पाल सर, अब मुझे जो आगे दिख रहा है। आओ जी, फिजिक्स आ रहा है। आई थिंक फिजिक्स का ये क्वेश्चंस बिखरे हुए देते हैं सर, ये इनका ट्रेंड है शायद। बिल्कुल, ताकि बच्चे को पता भी हो भाई किस सेक्शन में चला गया और क्या अटेम्प्ट कर रहा है। तभी हम कहते हैं आपको याद हो शुरुआत के टाइम में भाई देख लो पहले कौन कौन से क्वेश्चन बिल्कुल तगड़े आते हैं। तो ये हिंदी में तो दिख गई मुझे फिजिक्स, आओ थोड़ा इंग्लिश में पढ़ ले। ये 131 से मुझे लग रहा है, 131 से। आइए सर, आज थैंक यू, धन्यवाद सर। आपने बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दी मुकेश सर, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस की। हाँ, फिजिक्स थोड़ा सा जो बचा है उसको कंप्लीट कर ले। टू कन्वेक्स लेंसेज हैव फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। यूनिट्स फिर बेटा चेंज हो गए हैं इधर, मीटर में आंसर होता है हमेशा, ध्यान से कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। और वो बोल रहे हैं इन दोनों को, दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, देन द नेट पावर, पावर बताओ कॉम्बिनेशन की क्या है। तो मैं तो बस सीधा सा कहूँगा जी, टोटल पावर ऑफ द लेंस होती है, कितनी होती है, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। पावर को करना है ऐड, क्योंकि कांटेक्ट में रखे हुए हैं। हाँ, बस इतना याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। तो दोनों की पावर्स को क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव। पावर होती क्या है, 1 बाई फोकल लेंथ, 1 बाई फोकल लेंथ। तो पहले लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर। तो 50 तो आ गया नीचे, बट सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करोगे मीटर हो जाएगा ऊपर। और ऐसे ही P2 का कर दो, ये हो जाएगा 100 बाई 25। बेटा कैलकुलेट करके देखो, ये गया 2 पे और ये कितने पे गया, ये 4 पे, सॉरी ये 2 पे, और ये कितने पे गया, 4 पे। 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। पावर के यूनिट क्या होते हैं, डायोप्टर। तो आंसर क्या हो गया हमारा, चॉइस बी। पावर को सिंपली क्या करना था, हमने ऐड करना था, ऐड। आई थिंक आपको सॉल्यूशन क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था सर। क्या ऐसा भी कुछ है समित पाल सर, आप जैसे बोलते हैं कन्वेक्स लेंस का तो पॉजिटिव ही होता है आंसर। सर ये क्वेश्चन बहुत तरीके से भी बने हुए हैं, कई बार वो बोल देते हैं एक कन्वेक्स लेंस है, कनकेव लेंस है, तो फिर कनकेव लेंस की हम पावर को क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ध्यान से देखो, अगर एक कनकेव होता तो 2 भी आंसर हो सकता था, इट डिपेंड्स। बिल्कुल बिल्कुल, तो ध्यान रखने वाली चीज थी भाई, कन्वेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई लेंसेज और मिरर में। ये हमने बताया था बच्चों को ध्यान रखें। ये क्वेश्चन दिख गया मुझे समित पाल सर आपका पावर का, फिर से आगे भी विक्ट्री हमारी। Which of the following terms cannot represent electrical power in the circuit? कौन सी टर्म पावर को रिप्रेजेंट नहीं करती, विक्ट्री VI तो करती है, अभी अभी बोला था। ओम्स लॉ अगर आपको याद हो, V क्या होता है, V इज इक्वल टू व्हाट, I इंटू R। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो ये I स्क्वायर बाई R, तो मुझे नहीं लग रहा बनेगा
इसको रख लेते हैं शॉर्ट लिस्ट करके। आई स्क्वायर आर पावर होती है, वी स्क्वायर बाई आर पावर होती है। तो उसने पूछा कौन सी क्वांटिटी पावर नहीं है, तो फिर आंसर तो फिर बी है ना, क्योंकि आई स्क्वायर बाई आर फिर पावर नहीं है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है समित पाल सर, दोनों में आई थिंक सेम ही चीज तो नहीं हो सकती कि डिवाइड भी हो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है। ये मैं हैरान हूं सर, लॉजिक भी लग रहा है हर क्वेश्चन में। बिल्कुल, आप देखिए ए और डी तो कहीं खड़े ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बी और सी में से एक तो ठीक होगा ऐसा लग रहा है। सही सही कह रहे हो, सही कह रहे वहां हो। से भी पता लगा सकता है वहां बच्चा से भी थोड़ा। पता लगा सकता था। तो नाइस नाइस क्वेश्चन। सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। The refractive index of crown glass is close to 3/2. Refractive index दिया हुआ है 3/2. Sir, if the speed of the light in air is c, then the speed of light in the crown glass will be. बेटा इसमें ना हम refractive index का फॉर्मूला लगाएंगे। मैं refractive index का सिंबल ले लेता हूँ n। n होता है डेफिनेशन से c by v। c होती है velocity of light in vacuum, v होती है velocity of light in medium। उसने पूछा है v, पूछा है v कि मीडियम में बताओ v कितना होगा, तो v कितना हो जाएगा, इट विल बी c बाई n। n उसने कितना दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 3/2, डालिए उसमें वैल्यू 3/2। जैसे ही आप इसमें 3/2 डालोगे नीचे तो 2 आ जाएगा, ऊपर आंसर क्लियरली दिख जाएगा कितना बन रहा है 2/3c। 2/3c कहाँ पे दिख रहा है आपको, c। वैसे मेरे लॉजिक याद आ गई सर, 3/2 तो c से ज्यादा हो गया, c से ज्यादा तो कोई ट्रेवल वेलोसिटी कर ही नहीं सकती सर। बिल्कुल और सही कह रहे हो। 9/4 भी बिल्कुल। c से ज्यादा हो गया, बिल्कुल तो सही कह फिर रहे हो। बस दुविधा रह गई b या c में। तो आंसर आपके सामने है। देखिए। मतलब ये है समित पाल सर, लॉजिक तो आपको लगा सकते हो आप कि भाई ये दो ऑप्शन नहीं हो सकते, ये मैं लेकिन ऑब्जर्व आपको कर रहा हूँ सर। फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको बिल्कुल। अच्छे से भाई, क्योंकि वहां Logics- गलती नहीं होनी हाँ, चाहिए गलती किसी नहीं कर तरह। सकते हम वहां पे। सो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 133। आओ बेटा आगे चलते हैं। 134। The volume of the sealed packet is 1 liter and its mass is 800 gram. The packet is first put inside water with density 1 gram per centimeter cube and then in another liquid B with density 1.5 gram per centimeter cube. Which one of the following statement holds true? बेटा मैंने क्वेश्चन के चॉइसेस पढ़ लिए हैं। वो पूछ रहा है किस किस में वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करता है, ऑब्जेक्ट फ्लोट तब करता है जब उसकी डेंसिटी फ्लूइड से मुकेसर हो जाती है कम। ठीक है, सही कह रहे हो। तो अगर मैं पैकेट की डेंसिटी निकालूं तो फिर हमने पहले भी कुछ क्वेश्चन में डेंसिटी निकाली थी, डेंसिटी होती है रो। तो डेंसिटी क्या होती है सर, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना दिया हुआ उसने 800 ग्राम। अरे मुकेश सर ये मुझे तो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं दिखा जिसमें यूनिट्स उसमें ना डाले हों। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए फिर वहाँ लीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब कुछ मिक्स एक कर रहा है लीटर वो। में वेरी वेरी गुड, 1 लीटर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब में। 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं स्टूडेंट्स, 1000। 1 लीटर में 1000 सीसी है ना, तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ गया 0.8। यानी कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी हो गई 0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पानी की है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो पानी में फ्लोट करेगा क्योंकि डेंसिटी कम है इसकी। और फिर आ जाओ लिक्विड बी में, लिक्विड बी से तो और भी कम है इसकी डेंसिटी, तो दोनों में फ्लोट करेगा। और अगर मैं चॉइस ये पढ़ता हूं दैट पैकेट विल फ्लोट इन बोथ वाटर एंड लिक्विड, दैट इज ट्रू। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन था। बॉइंट फोर्स तो उन्होंने प्रॉपर नहीं पूछा बॉइंट फोर्स कितनी है, बट हाँ फ्लोटिंग प्रिंसिपल लगाया हुआ था उसने। तो अच्छा क्वेश्चन है सर, कैलकुलेशन बेस्ड है। तभी मुझे लग रहा है समित पाल सर, हम लोग यूनिट्स बड़ा अंडरलाइन करवाते हैं स्पेशली सर बहुत क्वेश्चंस में, इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि आप अंडरलाइन करोगे बच्चों तो आप देख ही पाओगे भाई वहाँ लीटर है और वहाँ सेंटीमीटर क्यूब की बात हो रही है। तो सर जैसे कहते हैं भाई यूनिट्स अंडरलाइन किया करो, मैं भी कहता हूँ, तो वो जरूर ध्यान रखने वाली बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा। आई थिंक इस बार का एनडीए का पेपर देख के मैं तो पहले भी बताते रहते थे, अब ज्यादा हो गया हमें कि यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। तो फिलहाल 134 क्वेश्चन का आंसर हो गया है ए। और जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स का ही है, पेज नंबर 38 पे पहुंच जाइए जल्दी से। चलिए, अ सिंपल पेंडुलम हैविंग बॉब ऑफ मास m, पेंडुलम का क्वेश्चन है। स्ट्रिंग लेंथ l है और टाइम पीरियड उसका दिया हुआ है कैपिटल T। वो कह रहा है इफ द मास ऑफ द बॉब इज डबल्ड, मास को कर दिया डबल और लेंथ को कर दिया है हाफ। मास का बेटा इसमें कोई ज्यादा रोल आएगा नहीं। अगर आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद हो, टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 पाई रूट l बाई g। कहाँ है मास, मास नहीं है इसमें। देखो थोड़ा माहौल सीरियस हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन में सर दिमाग लग रहा है बच्चों का। बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मूला जिसको पता है वही कर पाएगा, वो समझ नहीं पा कर सर पाएगा, तो वो नहीं अदरवाइज कर तो पाएगा। मुश्किल हो जाएगी बात। तो मास की इंफॉर्मेशन इसमें रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ लेंथ की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। लेंथ वो कह रहा है कि लेंथ को क्या कर दिया गया है हाफ। जब इसको l/2 करोगे,
मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2 पाई, दिस विल बी L/2G, बाकी तो सब सेम रहेगा, तो आंसर हो जाएगा T/√2, क्योंकि नीचे से √2 कॉमन आ जाएगा। तो फटाफट आंसर देखो, यहाँ पे चॉइस देखते देखते अरे बी चॉइस दिख गई, बी इज द आंसर। तो फॉर्मूला अगर याद था आपको कैडेट्स तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान था, सर वाली बात है, फिर तो मास का कोई रोल ही नहीं था इसमें। मास का कोई रोल नहीं था। मुझे नहीं पता, बट ये भी मुझे लग रहा है क्लास 11 से लिंक्ड है सर ये क्वेश्चन। हाँ, टाइम पीरियड Oscillations वाला जो मैंने chapter नहीं पढ़ा पढ़ते हुआ हैं। समितपाल सर, लोअर क्लास में नहीं देखा मुझे लग रहा है मैंने। चलिए ग्रेट, सो ऑलमोस्ट आई थिंक वाइंड अप होने वाला सर फिजिक्स का सेक्शन। ऑलमोस्ट आई थिंक वी आर ऑन द लास्ट पेजेस, तो थोड़ा और फोकस करेंगे कैडेट्स, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट, अब मैं हमेशा कहता हूँ गोल्डन आवर शुरू हो जाता है लास्ट में हमेशा। चलिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? अरे जगह जगह सरकार कह रही है सोलर पैनल लगाइए, सोलर पैनल लगाइए, तो ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर था आई थिंक डायरेक्ट सी। सोलर सेल बच्चों किसको कन्वर्ट करता है? लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। चलिए, ऑल इज डन। बाकी ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं, वो एक नया सेशन होगा, उसमें आपको इसके आंसर्स दिए जाएंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस का सेक्शन। सो कैडेट्स नेक्स्ट आपका जो आ रहा है पेज नंबर 43 आ रहा है, पहुंचिए उस पर जल्दी से समितपाल सर। आई थिंक लास्ट पेज है हमारा आज का, और आप ही के क्वेश्चंस मुझे तो नजर आ रहे हैं इसमें बहुत सारे। चलिए 43 सर। 43 सर। तो बेटा आप भी साथ साथ स्क्रॉल करिए, सेट डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट पेज है कैडेट से, बिल्कुल आपके बेसिकली इस ए कोड का बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं, ये कोड ए के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, लेकिन सभी कोड्स में यही क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं जंबल करके। तो 145th क्वेश्चन है, सोनार इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स बाय अ शिप। सबमरीन्स में भी लगा होता है ये। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स डज इट यूज फॉर दिस पर्पस? देखिए ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है सर, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसको कि ये अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजते हैं डिवाइसेस जो लगे होते हैं सोनार के बेस पे। तो हमें आंसर बस पढ़ना ही था, इसमें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है सर कि सोनार किस पे बेस्ड है? अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड की तरह आप सोच लो, इमेज बनाई जाती है पूरे जमीन की नीचे, तो दिखता रहता है कि नीचे क्या हो रहा है। तो अगेन वेरी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन सर, पता होना चाहिए बच्चे को। सो बेटा आई थिंक बात भी करते रहते हैं बार बार सर, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक, ये चलती रहती है बातें, क्योंकि आप लोगों ने भी कल को सुपरसोनिक जेट ही उड़ाने हैं। चलिए जी, Which one of the following statements about the speed of sound wave is not correct? कौन सा साउंड के लिए नहीं सही है सर? मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि एनडीए वालों का जो पेपर बनाते हैं साउंड से बहुत प्रेम लग रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल, दिख ही रहा है, देखिए दोबारा फिर से 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा साउंड पे। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स इन स्टील इज हायर देन दैट इन वाटर। हो सकता है क्योंकि यंग्स मॉडुलस स्टील का ज्यादा होता है, तो वाटर से आपकी ज्यादा स्पीड होगी साउंड में। शॉर्टलिस्ट करके रख लेते हैं, बाकी चॉइसेस पढ़ लेते हैं। Speed of the sound waves in air decreases with increase in temperature. ये स्टेटमेंट मुझे गलत लग रहा है सर। Speed of the sound waves in air decreases, बल्कि इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ, और उसने पूछा है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो गलत के कारण फिर मेरे ख्याल से आंसर बन जाएगा बी सर, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि ये भी ए भी सही हो गया जैसे मैंने बोला तो उसको रख लिया। सी पढ़ लो 1 मिनट। स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स इन एयर इंक्रीजेस विद इंक्रीज टेम्परेचर, तो ये तो सही है। स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स इन वाटर इज हायर देन दैट इन एयर, बिल्कुल सही है, क्योंकि वाटर इज आल्सो इन अ डेंसर मीडियम, जितना मीडियम डेंस हो जाएगा स्पीड ज्यादा साउंड की ज्यादा हो जाएगी। ये भी समितपाल सर वही लग रहा है, बी और सी स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट बोल रही है जो सर बार-बार कहते हैं। ये तो सर हर क्वेश्चन में हो रहा है सर, ऐसा लग रहा है 50-50 बन गया है क्वेश्चन वहीं से। बिल्कुल सर। और फिर जिसको याद है कि भाई गर्म सर। दिनों में जो है ज्यादा अच्छे से आवाज जाएगी, हाँ, ठंड सर। में तो वैसे ही मुझे लग रहा है नहीं निकलेगी बंदे की हाँ, सर, आवाज, हाँ। तो वैसे ही हम लोग इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलो दिस इज आल्सो डन। तो बेटा आंसर नोट करते रहिएगा, बस एंड हो रहा है हमारा आज का साइंस सेक्शन का। ये बायो का क्वेश्चन है, सर को बड़ा अच्छे से आता है, मुझे पता है 101%। प्रेशर ये- वेरिएशन डाल दिया इसमें, देखो ये हम डिस्कस कर रहे थे। The part of the human ear that converts pressure variations associated with audible sound waves to electrical signal। बेटा है तो क्वेश्चन बायो का, बट जब ये क्वेश्चन आया सर, हम आपने और मिलने हमने देखा, थोड़ा कान के बारे में जानने की हमने बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल। करी। मुझे लग रहा था इसका आंसर ईयर ड्रम है, बट हैरानी की बात है सर, आई थिंक बी चॉइस निकला इसका। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली जिन्होंने पढ़ा हुआ है समितपाल सर अच्छे से, एक्चुअली ईयर का ना पूरा डायग्राम होता है इनके ninth ओके में। ओके तो उसका पूरा मैकेनिज्म समझाया जाता है, ओके तो उससे जिसको पता है उसके लिए तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, बट ये जनरल सोच के ऊपर क्वेश्चन नहीं था। ओके। जैसे हम अब तक कह रहे थे कुछ क्वेश्चन आप Logic, लॉजिक पे करा सकते हो, ओह। नहीं, आपका बेस भी स्ट्रांग होना चाहिए, True. आपको बिल्कुल अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, बिल्कुल। तभी आप बिल्कुल 100% एक्यूरेसी अचीव कर पाएंगे। तो मेरे को बायो नहीं आती, और अगर मेरे को ये क्वेश्चन आता शायद मैं इसको गलत कराता, तो कहते हैं हमेशा ना पूरा तैयारी से जाइए
तो आओ आगे चलते हैं। आई थिंक बस हो गया जी, हमारा 2 क्वेश्चन रह गए हैं हमारे। जस्ट अ सेकंड। ये तो सर शायद ये आप भी पढ़ाते हो केमिस्ट्री में, क्योंकि Common मेटल है। मेटल से बना हुआ है। कॉमन एक्चुअली फिर से समित पाल सर, और आई थिंक सबको फिर से वही मैं कहूंगा, हमेशा फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जगह ही हमने पढ़ाया हुआ है कि इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो ऑल रिमेंबर आई थिंक टंगस्टन, इन लोगों को तो रटा पड़ा है, मेरे को लग रहा है सबको ये। तो ये देखते टिक कर दिया था बच्चों ने। बेटा 148 का आंसर हो गया डी। लाइए मैं टिक पे कर देता हूँ ताकि रिकॉर्ड में भी आ जाए हमने क्या आंसर दिया इसका। 148 का आंसर लॉक कर लीजिए, क्या है? डी। डी। चलिए, सो लेट्स मूव टू द लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। सर ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 149। बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ पिस्टल, और पिस्टल का मास दिया हुआ है 1 kg। सर शायद ये तो सबने देख लिया होगा, यूनिट फिर मिक्स कर दिया सर उन्होंने। बिल्कुल, ग्राम दिख रहे हो मुझे समित पाल सर पहले में, और बाद में किलोग्राम दिख रहा दिख है। रहा है। और रिकॉइल वेलोसिटी का पूछना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अगर हम बात करेंगे, आई विल कीप इट वेरी सिंपल। What is the mass of the bullet? 10 grams. What is the velocity of the bullet? 300. What is the velocity of the bullet? 300 is equal to what is the mass of the gun? गन का मास कितना है? 1000 किलो का, और गन की वेलोसिटी निकालनी है मेरे को। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 3 जीरोस यहाँ से कट गए, और V आंसर कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड। बट सर ध्यान से देखिए कैडेट्स, एक चॉइस 3 है, एक चॉइस -3 है। नेगेटिव साइन का इंडिकेट करता है कि जब गोली चलेगी तो रिकॉइल होगा गन, तो गन की वेलोसिटी क्या आएगी? पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। आंसर क्या देंगे? सी। सर ये ट्रिकी क्वेश्चन था सर। आई थिंक रिकॉइल ही अपने आप में शायद इन्फॉर्मेशन दे रहा है समित पाल सर कि नेगेटिव तो होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो पूछ रहा है कि बताओ गन जाएगी किधर, और बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस के लिए रिकॉइल और वेलोसिटी समझना। तभी आप कहते थे कि बुलेट्स से तो तुम्हें भाई फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, वो इसी क्वेश्चन के लिए भी कह रहे थे, और उनका करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कह रहे थे। हाँ जी, और मुझे बहुत खुशी है वैसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं सर, ताकि थोड़ा सा बच्चों का दिमाग भी लगे। चलिए जी, सो आई थिंक सर वी आर कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन। दिस इज जनरल क्वेश्चन, ऐसे कोई फिजिक्स में तो नहीं बोलेंगे हम। माइक्रोफोन जो आपका माइक होता है कैडेट्स, वो क्या करता है? जब किसके लिए लगाया जाता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट? तो हम अगर पढ़ेंगे, इट इज कन्वर्टिंग जो हम बोल रहे हैं साउंड वेव्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जैसे आज हम बोल रहे हैं, वो आवाज फिर माइक से होती है आपके पास जा रही है, तो आंसर इसका क्या बनेगा? बी। एंड आई थिंक सर वी हैव कंप्लीटेड इट। बहुत बढ़िया, और बच्चों को भी बहुत ही इंटरेस्ट आया होगा इसमें समित पाल सर, उनको लगा होगा कि यार ये तो बहुत ही आसान था जिस तरह सर ने पेश किया सारा हिस्सा। नहीं आप भी आइए सर। हाँ सर, टीम वर्क है बच्चों। कैडेट्स आज हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, जो एनडीए के जीएटी के पेपर में आए हुए थे। एनडीए हमारा कंडक्ट हुआ था एग्जाम 4 सितंबर को। मैं तो फिर आपसे ये कहूँगा, हो सकता है आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो, दिल से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अगर किसी भी वजह से आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी इस बार थी नहीं, आप परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं दे पाए, तो अभी भी एक नया अटेम्प्ट आने वाला है अप्रैल में, और वो सर सेम ईयर में हो जाता है सर, क्योंकि 12th वाला तो 12th में देगा पेपर। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक जो 12वीं में बच्चे हैं अभी समित पाल सर, उन्हें तो बोर्ड की भी तैयारी करनी है। बिल्कुल, तो अगली बार तो और भी जबरदस्त वो पूरी ऊर्जा के साथ, क्योंकि Sure. बोर्ड में परसेंटेज 90% सबका ड्रीम होता है 90 से 100 के बीच में लाना। ट्रू। और इम्पोर्टेंट बात वही है बेटा कि आप जम के तैयारी जरूर करिए, जहां पे यहाँ सब तैयारी करवाते हैं, हम ये नहीं कहते कि वो तैयारी नहीं करवा रहे हैं, पर इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बेटा आपको किसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि एक प्लानिंग होती है। अब हमारे यहाँ अकेडमी में क्या है समित पाल सर, हम एक प्लानिंग से चलते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था बीच में वीडियो में कि हमारे यहाँ 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अ स्टूडेंट। कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कुछ बच्चों को टाइम थोड़ा बेसिकली है, कुछ फास्ट होते हैं, तो हर तरह के मॉड्यूल्स हैं हमारे पास। आपको अगर ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरह हमारी हेल्प की जरूरत हो, तो जैसे हम बार बार बोल रहे हैं समित पाल सर, नीचे आपके नंबर चल रहा है, आप सिर्फ उस पर मिस कॉल करिए। अगर आप मिस कॉल कर देंगे या व्हाट्सएप भी कर देंगे, तो आपको तुरंत हमारी टीम संपर्क करेगी और आपको एक बहुत ही बेस्ट कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रू। एंड इनफैक्ट सर हम अगर आपको डेमो लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं, आप आके बैठिए हमारे क्लासरूम में। बिल्कुल तो बिल्कुल, हम आपको फ्री आई थिंक 1 वीक का डेमो देते हैं हम आपको। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं समित पाल सर। तो बेटा तैयारी करेंगे पूरी। अगर इस बार आपकी तैयारी ठीक नहीं थी, तो आप जब भी हमसे कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। दिल से आपको, हम आपके साथ हैं, दिल से आपको शुभकामनाएं हैं इस पेपर के लिए जो आपने दिया है, और आने वाले अटेम्प्ट के लिए भी। अगर आपकी तैयारी ठीक नहीं थी
तो ये था आज का सेशन सर। बिल्कुल बिल्कुल, और वही मैं बात से खत्म करना चाहूंगा इसको समित पाल सर कि एनडीए मतलब सीडीए। अरे वाह, कि एनडीए की तैयारी अगर करनी है बेहतरीन तो भाई कहाँ पे जाना है, भाई सीडीए में जाना है। एनडीए मतलब सीडीए, चंडीगढ़ में लोकेटेड हैं, देश का बेहतरीन एकेडमी है हमारा। तो मैं इसी के साथ हम एंड करते हैं आज का सेशन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हम नए नए वीडियोस लेके आते रहेंगे आपके लिए। मुकेश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समित पाल सर, मेरा भी इंटरेस्ट बन गया फिजिक्स में आज से थोड़ा। मुझे आज बहुत नॉलेज हुई सर केमिस्ट्री और बायो की, मैं तो भूल ही चुका हूँ सर, 20 साल हो गए बस पढ़े हुए। यही है हमारा तरीका, आप देख ही पा रहे हैं जैसे हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट के होके भी देखिए किस तरह इंटरेस्ट हमारा जनरेट हो गया। यही हमारा कारण था आने का चलिए, कि सीखना चाहे तो हम हर कुछ सीख सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं। चलो ओके देन कैडेट्स, बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद। जय हिंद, बाय।